ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद के जय। All right, Hare Krishna to all the devotees. Hare Krishna. ओके सही भक्तों ने प्रसाद भी पाया है, पा लिया ना। और आज हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और सही भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करना हम चाहते हैं कि जो इस कोर्स का पर्पज़ है वो हम फुलफ़िल कर सकें और आप लोग इस कोर्स को अच्छे से समझ सको। तो ये जो कोर्स है शास्त्र प्रमाण, ये एक्चुअली बहुत ही फाउंडेशनल कोर्स है। आप जीव गोस्वामी ने बहुत सारा बुक्स लिखा है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा सबसे फाउंडेशनल बुक्स में से है वो है षट संदर्भ। ठीक है, तो षट संदर्भ में जो पहला बुक है उसका नाम है तत्व संदर्भ। तो ये जो कोर्स है ये तत्व संदर्भ पे है। तो हो सकता है नॉर्मली भक्त लोग कभी वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, डिकेड्स बाद भी उस चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको डायरेक्टली तत्व संदर्भ से समझने का मौका मिल रहा है। सो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आचार्यों का ऐसा कहना है कि कोई भी भागवतम स्टडी, सीरियस स्टडी कंप्लीट हो ही नहीं सकती अगर उसने षट संदर्भ पढ़ी ही नहीं है। तो अगर कोई भी सीरियस गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी को समझना चाहता है तो उसका फाउंडेशन षट संदर्भ है। तो उसका हम उस बुक का जो पहला पार्ट है उस पे अब हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत अच्छा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और एक चीज़ हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ये कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ से हमने बोला और आपने सुना एंड यू अंडरस्टूड। नहीं, अगर आपको इसमें इस कोर्स को सच में समझना है तो दिस इज़ एन इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग कोर्स। तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग समझते हैं, आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा चर्निंग करना पड़ेगा और बहुत सारे खुलेंगे बॉक्सेस। और आपको जब ये मैं समझाऊंगा चीज़ें तो आपको क्वेश्चन करना है।
ऑफ कोर्स क्वेश्चन इस मूड से नहीं करना है कि गलत प्रूव करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि जीव गोस्वामी इज ऑलवेज राइट। तो बट यस ही इज ऑलवेज राइट, तो वो हम देखेंगे भी। बट क्वेश्चन करना है कि मुझे समझ में आया नहीं आया है, क्या जो मैं जो समझा वो सही है, और कुछ भी ऐसे नहीं लेके जाना है अच्छा बोला गया तो ठीक है मान लेते हैं, जैसे नॉर्मली डिवोटीज करते हैं कि यार प्रभु जी बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। नहीं, अगर ये कोर्स अच्छे समझेंगे इसके बहुत बेनिफिट भी होने वाले हैं, वो हम सब एक्चुअली आज देखेंगे, और मैं इसका ओवरव्यू भी दूंगा आज, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आप समझेंगे। तो शायद जब वो समझेंगे तो हमारे आँख कान सब खुल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। उस पर हम आएंगे, मतलब इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। मैं केवल बोलने ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ या फिर ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट कोर्स एक्चुअली। ये बहुत फाउंडेशनल कोर्स है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और तो हम इसको अभी प्रभु जी चाहते थे, प्रभु जी का इच्छा था कि ये एक्चुअली ये सबसे शुरुआत में यही कोर्स होना चाहिए बिगिनिंग में, क्योंकि अगर हमारा श्रद्धा डेवलप होगा, क्लैरिटी होगी, तो फिर हम कभी भी शायद भक्ति छोड़ के नहीं जाएंगे, या कभी भी शायद श्रील प्रभुपाद जी को छोड़ के नहीं जाएंगे। गौड़िया वैष्णव, देखिए वैष्णव फिलॉसफी और भी संप्रदाय हैं, लेकिन जो यूनिकनेस हमारे गौड़िया वैष्णविज्म में वो कहीं नहीं है, और वो जो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जो देखे गए हैं वो कहीं नहीं है। और अगर हमें उसको जानने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वी आर वेरी फॉर्चुनेट, राइट। तो कुछ भी एक्चुअली इस ग्रेट वर्क में एंटर करने से पहले ये एक मर्यादा रहता है कि हम इसमें एंटर कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने ग्रंथ लिखे हैं उनको ग्लोरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उनके ग्लोरिफिकेशन के इस ग्रंथ में एंटर करना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, अच्छा बात नहीं है। तो हम पहले थोड़ा सा जीव गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, और फिर हम आज हम एक ओवरव्यू दे देंगे, और फिर हम देखते हैं कैसे टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो सब तैयार है? हाँ, गुड। तो देखिए आप उत्साहित रहेंगे तो मैं थोड़ा और डिटेल में जा पाऊँगा, क्योंकि यह है थोड़ा टेक्निकलिटी आएगी, लेकिन आप मुझे ऐसा लगेगा भाई सब ऊपर से जा रहा है, तो फिर मैं चीज़ें छोड़ दूंगा बहुत सारी, और केवल जो मोटा मोटा हो सकता है जो आपको डाइजेस्ट हो जाए बस वही हम बताएंगे। सो आपके ऊपर है, मैं ये पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो पहले क्लैरिटी रहना ज़रूरी है। सो यू विल डिसाइड मैं कितनी डीप में जाऊँगा, और मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगा पक्का, मतलब जो भी होगा जितना है, बट आप लोग वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे लगेगा सब सो रहे हैं, इधर उधर झटके खा रहे हैं, तो फिर बड़ा समस्या रहेगा, ठीक है। All right, so let's start with okay, not a good start. Okay, let's start with the Jeev Goswami. तो देखिए अच्छा क्या है, ठीक है, पहले ये जो कोर्स है शास्त्र प्रमाण, तो ये हमारा तत्व संदर्भ पे है, ठीक है। और इसमें जीव गोस्वामी ने बुक लिखा है, और जीव गोस्वामी ने इस पर टीका भी करी है, और उस टीका का नाम है सर्व संवादिनी टीका, सर्व संवादिनी टीका। और बलदेव विद्याभूषण ने भी इस पर कमेंट्री करी है। तो ये सबका हम लेंगे एक्चुअली कोर्स में, पूरा डिटेल में लेंगे, ठीक है। तो 2 कमेंट्रीज़ के ऊपर ये बेसिकली बेस्ड है। ये जैसा हम बता रहे थे फाउंडेशनल कोर्स है, तो इस कोर्स में बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी बताए गए हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ये बेसिकली ये टेक्निकल नेम है, जैसे अब कोई भी फिलॉसफी पढ़ते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये होता है कि मतलब अ फिलॉसफी टू नो, मतलब जैसे हम कुछ नॉलेज लेते हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि जो मैं नॉलेज ले रहा हूँ वो सही है। आप बात समझ रहे हैं, मतलब तो कैसे पता चलेगा जो मुझे पता है वो सही है, या फिर क्या क्या सोर्सेज हैं नॉलेज के, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या होती है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, कैसे हम स्टैब्लिश करेंगे कि जिससे मुझे नॉलेज मिल रही है ये बिल्कुल सही सोर्स है। तो ये बेसिक चीज़ें, बहुत फाउंडेशनल चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली इसमें तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी डील करेंगे। तो तत्व संदर्भ के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 हम लेंगे जिसमें वो ये पहले फिक्स कर रहे हैं
ठीक है। और ये बहुत फाउंडेशन कोर्स है। मैं बार बार ये चीज़ क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, देखिए इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जैसे भक्ति में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारा किस लेवल का प्रैक्टिस होगा वो डिपेंड करता है हमारे उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? अगर आपका बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा जो हम कर रहे हैं तो आपका जो प्रैक्टिस होगा वो एक अलग लेवल पे होगा। लेकिन अगर आपके अंदर डाउट्स होंगे या आपको पता ही नहीं है ये जो इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो आपकी प्रैक्टिस में वो झलकेगा। इसीलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मन में हमें अपनी फिलॉसफी को लेके और अपने सोर्सेज ऑफ नॉलेज को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई डाउट नहीं होगा, क्लैरिटी होगी, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत एनहांस होंगी। अभी जो जैसे मान लीजिए जपा का ही एग्जांपल ले लो, हमारे जपा में जो स्ट्रगल है उसका एक कारण ये भी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें रिचुअल की तरह लग रहा है, हम उसको उसकी वैल्यू उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं है। तो इसीलिए ये बेसिकली इसलिए सही चीज़ पहली बार में ही पता चल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें क्लैरिटी होगी, जो हम फिलॉसफी में क्लैरिटी होगी, कोई डाउट नहीं होगा, तो हमारा जो प्रैक्टिस होगा ना वो सही प्रैक्टिस होगा। अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है, डाउट है, तो आपका प्रैक्टिस भी गलत होगा और गलत प्रैक्टिस से आपको गलत रिजल्ट मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि रिजल्ट सही क्यों नहीं मिल रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए सही चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है और सही चीज़ पता होगी तो हम आगे भी सही चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। एक ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटा मोटा था। मतलब तो जीव गोस्वामी की लाइफ पे आते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जीव गोस्वामी जो हमारे सनातन गोस्वामी हैं और रूप गोस्वामी हैं, उनके ब्रदर थे जिसका नाम क्या, उनका नाम था अनुपम। तो हाँ, तो उनके बेटे हैं। तो जीव गोस्वामी सबसे 6 गोस्वामियों से एक हैं और सबसे छोटे यंगेस्ट गोस्वामी हैं। और इनका बेसिकली बोला जाता है कि 1511 से लेके 1596 तक ये जिए रहे थे। और चाइल्डहुड में जब ये चाइल्ड थे तो इन्होंने खुद ही कृष्ण बलराम का डीटी बनाया था और उस कृष्ण बलराम की डीटी का वर्शिप करते थे, गार्लैंड से वर्शिप करते थे और चंदन लगा के उसका वर्शिप करते थे। तो देखिए बचपन से ही बहुत ही लाइक इनका बहुत इंटरेस्ट था भक्ति में। और जब ये यूथ पे आए, जब ये यूथ हो गए तो फिर जब ये यूथ हो गए तो ये नवद्वीप आते हैं और नवद्वीप में इनकी मुलाकात किनसे होती है? नित्यानंद प्रभु से। और नित्यानंद प्रभु इनको पर्सनल नवद्वीप का पूरा परिक्रमा कराते हैं। आई मीन भगवान से बेटर टूर गाइड कौन मिलेगा। और आप ज़रा सोचो, नित्यानंद प्रभु जो स्वयं भगवान है किसी को टूर पे लेके जा रहे हैं तो उनको, तो इसका मतलब ये व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। और फिर नित्यानंद प्रभु ही इनको ऑर्डर करते हैं कि अब आप कहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ और वहाँ पे रूप और सनातन के गाइडेंस में रहो। तो ये वृंदावन जा रहे थे, लेकिन वृंदावन पहुँचने से पहले ये बीच में एक जगह और रुकते हैं, काशी में रुकते हैं। और काशी में ये बेसिकली वेदांत की स्टडी करते हैं और ये वेदांता का वहाँ पे स्टडी करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मधुसूदन वाचस्पति। तो ये छोटा छोटा डिटेल में बता रहा हूँ। तो मधुसूदन वाचस्पति के गाइडेंस में रह के पूरा वेदांत वहाँ पे सीख लेते हैं। वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहते, ये लगभग 1 साल के आसपास ही रहे और विद इन 1 ईयर उन्होंने एक्चुअली जो पकड़ बनाई वो बहुत मार्वलस है। नॉर्मली ईयर्स एंड ईयर्स लग जाते हैं, ये वहाँ उन्होंने बेसिकली विद इन 1 ईयर ये सारी चीज़ें सीख के फिर ये बेसिकली वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाके ये रूप और सनातन के अंडर रहने लग जाते हैं, उनकी गाइडेंस में आ जाते हैं। इनका स्कॉलरशिप का अगर बात किया जाए तो देखिए जो जीव गोस्वामी हैं, सब ध्यान से सुनो। जीव गोस्वामी ने मोटा मोटा केवल जीव गोस्वामी ने 24 बुक्स लिखा है केवल। ठीक है, ये जो 24 बुक्स हैं इन्होंने 4 कैटेगरीज में लिखी हैं। ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक इन्होंने लीला लिखी है, दूसरा इन्होंने कमेंट्री लिखी है, मतलब स्क्रिप्चर्स पे कमेंट्री लिखी है, तीसरा इन्होंने संस्कृत की ग्रामर पे लिखा है और चौथा इन्होंने फिलोसॉफिकल वर्क इन्होंने लिखे हैं।
आप ये मान के चलिए, देखिए किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाना, फिलोसॉफिकल वर्क लिखना, जैसे मान लीजिए अगर कोई राइटर है मॉडर्न वर्ल्ड में, अगर वो मान लीजिए थ्रिलर लिखता है, तो उसके लिए हिस्ट्री पे बुक लिखना इज़ काइंड ऑफ अ इम्पॉसिबल टास्क। वो फिर थ्रिलर ही लिखता है पूरे लाइफ टाइम, उसमें नए नए नॉवेल्स लेके आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से मान लीजिए कोई यंग अडल्ट के लिए कुछ नॉवेल्स लिखता है, तो वो उसी जेनरा में वर्क करता है। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो अलग अलग जेनरा में एक्सपर्ट बुक लिखें, लेकिन जीव गोस्वामी ऐसे ही एक स्कॉलर थे, ये 4 अलग अलग जेनरा में बुक लिख रहे थे। लीलाओं पे इनकी बहुत ज़बरदस्त बुक है, कमेंट्री इन्होंने ज़बरदस्त कमेंट्रीज दी हैं, फिलोसॉफिकल बुक, ये जो तत्संदर्भ है इनका फिलोसॉफिकल वर्क है। और इन्होंने संस्कृत की ग्रामर पे भी इन्होंने बहुत बुक लिखे हैं, ग्रामर पे भी बुक लिखे हैं। और यहाँ इन्होंने, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ लीला का, तो जैसे आपने बुक का नाम सुना होगा गोपाल चंपू, तो ये जो गोपाल चंपू है ये बेसिकली कृष्ण लीला पे बेस्ड है। और ये चंपू क्या है, चंपू एक राइटिंग लिखने का एक स्टाइल है। तो चंपू एक मतलब इसमें ना, जैसे संस्कृत के हम उसमें उच्चारण कर पाते हैं, तो इसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर तरीके का राइटिंग स्टाइल है जिसको चंपू कहते हैं। और इन्होंने चंपू स्टाइल पे इतना एक्सपर्ट, मतलब इन्होंने लिखा, फिर इन्होंने आगे जाके एक बुक भी लिखी कि चंपू कैसे लिख सकते हैं। आप बात समझ रहे हो? तो ये दूसरे, मतलब ये जो भी कर रहे थे वो उसमें इतना एक्सपर्टिस हो, तो उन्होंने इतना एक्सपर्टिस कर लिया, तो ये आम जनता के लिए कि वो आगे जाके अगर चंपू लिखना चाहें तो उन्होंने उनके लिए बुक लिखा कि भाई ये तरीका होता है चंपू लिखने का, ये रूल रेगुलेशंस है। तो इनका इतना एक्सपर्टिस था जीव गोस्वामी का। और तो चारों कैटेगरीज पे इन्होंने बुक लिखा। अभी जो मैं 24 बुक बोल रहा हूँ, तो षट संदर्भ इसमें एक बुक की तरह काउंट हो रहा है, ये ध्यान रखना। षट संदर्भ 6 किताबें हैं। तो इन्होंने, अब जरा ध्यान से सुनो, तो इन्होंने 6 किताबें लिखी षट संदर्भ, 6 अलग किताबें हैं उसी के अंदर, उसको कंबाइंड षट संदर्भ, इसलिए षट संदर्भ बोलते हैं। षट संदर्भ का ऑफिशियल नाम है भागवत संदर्भ, लेकिन क्योंकि 6 किताबें तो उसको हम षट संदर्भ बोलते हैं। तो कौन कौन सी 6 किताबें हैं जस्ट अभी बता देते हैं। पहला किताब क्या है? तो पहला है तत्व संदर्भ, दूसरा है भागवत संदर्भ, तीसरा परमात्मा संदर्भ, चौथा कृष्ण संदर्भ, पांचवा भक्ति संदर्भ, ठीक है। अब एक बचा, क्या है? प्रीति संदर्भ। तत्संदर्भ भागवत, तो तत्संदर्भ में अभी क्या करेंगे, तत्संदर्भ के पार्ट 1 में वो पहले स्टैब्लिश करेंगे कि भाई अल्टीमेट सोर्स क्या है नॉलेज का, फिक्स कर देंगे, चलो। और वो इस कंक्लूजन पे आएंगे कि वह श्रीमद् भागवतम, ये हम करेंगे, ठीक है, ये यहाँ हम करेंगे। उसके बाद वो फिर पूरा बताएंगे कि अल्टीमेट गोल है कृष्णा, प्रोसेस है भक्ति, वो सब बता देंगे, संबंध अभिधेय प्रयोजन। फिर आगे जाके भागवत संदर्भ में वो मतलब इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। परमात्मा संदर्भ में परमात्मा के ऊपर बताते हैं, कृष्ण संदर्भ में वो कृष्णा को लेके बताते हैं। तो जो पहली 4 बुक हैं, बातें नहीं, ये जो पहली 4 किताबें ये बेसिकली संबंध को बताती हैं, संबंध ज्ञान। और जो 5वां बुक है भक्ति संदर्भ, वो अभिधेय, रास्ता क्या है? अभिधेय। और गोल क्या है हमारा? प्रीति मतलब प्रेम। तो ये इस तरीके से इन बुक्स का डिवीजन है। तो हम केवल ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है और विष्णु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो एक्चुअली उन्होंने कृष्ण संदर्भ में स्टैब्लिश किया है। तो जितने हमें रेफरेंस पता है कि मतलब कृष्णा को जो सुप्रीम पर्सनालिटी स्टैब्लिश करना है, वो सब यहाँ है। उन्होंने जो हो सकता था, सब आर्ग्यूमेंट, सबसे पूरा जो आप सोच सकते हो, नहीं सोच सकते, सब उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। ऐसी परमात्मा के उसमें भागवत संदर्भ, भक्ति कैसे टॉप मोस्ट है, भक्ति से बेटर कोई पाथ नहीं है, ये सब इन्होंने पूरी इसी बुक में डिटेल में सब स्टैब्लिश कर दिया है। मतलब कुछ और इसके आगे कुछ जैसे नहीं बचता करके। और फिर प्रीति संदर्भ प्रेम है। एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि कितने स्कॉलर लिए हैं। तो तत्व संदर्भ, ओके, तो इन्होंने 24 बुक लिखी। तो उस 24 में से एक बुक है ये षट संदर्भ। सो 1 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो ये षट संदर्भ, इस षट संदर्भ के भी 6 पार्ट हैं, तो डिवाइड बाय 6, हम केवल एक संदर्भ पे आ रहे हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 24, मैं जैसे एक आइडिया लेने के लिए, उसका एक पार्ट तत्संदर्भ डिवाइड बाय 6। अब
तत्संदर्भ ले रहे हैं, अब इसमें भागवत संदर्भ ले रहे हैं, तो मतलब इसकी एक बुक हम इसमें अकाउंट आ गया। तो हमारे एक डिवोटी हैं जिनका नाम है राधिका रमन प्रभु। तो राधिका रमन प्रभु ये चीज़ राधिका रमन प्रभु बता रहे थे, तो बोल रहे थे कि भाई देखो 24 में से एक किताब, उस एक के 6 पार्ट, और उसमें से एक किताब है जिसका नाम है भागवत संदर्भ। उस भागवत संदर्भ में है 105 अनुच्छेद डिवाइड बाई 105। इस एक तो 6 किताब में से एक किताब भागवत संदर्भ, उसमें 105 अनुच्छेद हैं। उस 105 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद के आधे पार्ट पे उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जीव गोस्वामी के। भागवत संदर्भ के 105 अनुच्छेद हैं, उसमें से केवल एक अनुच्छेद के आधे पार्ट पे उनकी ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, और ऐसे उन्होंने हजारों श्लोक लिखे हैं। तो आप उनकी विद्वत्ता का आइडिया इस चीज़ से लगा सकते हैं। एक बार क्लैपिंग तो होना चाहिए जीव गोस्वामी के लिए, ठीक है। ऑल राइट, सो जीव गोस्वामी, और जीव गोस्वामी इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे, रूप गोस्वामी फिर इनको आचार्य बना के गए। मतलब रूप गोस्वामी जब चले गए, आप पता है ना रूप गोस्वामी से ही सब आ रहा है। तो प्रभुपाद एनवाई के बिगिनिंग में क्या लिखते हैं, पहली लाइन क्या है, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी आचार्य बना के गए जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी जिस समय थे ये पूरे गौड़ीय वैष्णव के आचार्य थे। जितने बड़े बड़े लोगों के आपने नाम सुने सबके शिक्षा गुरु थे। नरोत्तम दास ठाकुर जिनके जन्म से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ये कह दिए कि ये मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त है इनको, जन्म से पहले कि वो नरोत्तम आएगा उसको मैं अपना प्रेम दूंगा। वो नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी के स्टूडेंट थे। जीव गोस्वामी के अंडर ये रूप गोस्वामी के बुक्स का अध्ययन कर रहे थे। आज जो हम पढ़ रहे थे श्यामानंद प्रभु जिनको राधा रानी की डायरेक्ट कृपा हुई, जीव गोस्वामी के स्टूडेंट थे, उनके अंडर शिक्षा ले रहे थे। ऐसे हम पढ़ेंगे श्रीनिवास आचार्य जो आगे जाके पूरा प्रचार करेंगे, जीव गोस्वामी के स्टूडेंट थे, उनके अंडर सर्विस कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे। तो जीव गोस्वामी का स्कॉलरशिप आप इससे आइडिया लगा सकते हो। और ये जीव गोस्वामी जो नरोत्तम दास ठाकुर जिनको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दिए हैं, जिनके जीव गोस्वामी के वो स्टूडेंट हैं, ये जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी जब लिटरेचर लिखते थे तो उनको चमर ऐसे करते थे खड़े होके। आप इनका ह्यूमिलिटी देखो, जिनके आधे अनुच्छेद पे पीएचडी कंप्लीट हो रही है, और वो इतने हम्बल थे कि वो रूप गोस्वामी का मीनियल सेवा करते थे। रूप गोस्वामी कुछ लिखते थे बगल में खड़े होकर बस चामर और वो करते थे उनका। कैन यू बिलीव दिस? जो जैसा हमने बताया कि भाई 4 कैटेगरीज, चलो ये भी कोई कर ले, लेकिन अगर कोई स्कॉलर होता है तो भाई वो स्कॉलर ही होता है, उससे फिर मैनेजमेंट नहीं करा सकते आप। बात समझ रहे हैं? तो वो भूल जाओ। या फिर कोई मैनेजमेंट है तो उससे आप स्कॉलर वाला एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो लेक्चर दे देगा बट डीप में जा पाए वो समय नहीं है उसके पास। पर जीव गोस्वामी ऐसे नहीं थे। तो जीव गोस्वामी ऐसे नहीं थे। आप कुछ उसका आइडिया जस्ट देने के लिए, आपको पता है ये जो हमारा आज वृंदावन बचा हुआ है, मुगलों ने कितने अटैक किए। जीव गोस्वामी जिस टाइम पे तो वहाँ पे अकबर वगैरह सब अटैक करते थे। आज भी जो वृंदावन बचा हुआ है वैष्णवों के अंडर है, वो केवल जीव गोस्वामी की बदौलत है। क्योंकि उस टाइम पे जीव गोस्वामी जो राजस्थान के जो राजा थे उनके साथ मिलके वो ये जो विल वाला जो कंसेप्ट है ना, विल क्या बोलते हैं इसको, हाँ वसीयत, ये उस टाइम पे नया नया कुछ आया था। तो जीव गोस्वामी इतने विजनरी थे, ये उसी टाइम पे इन्होंने उनसे अकबर इन सबसे बात करके ये लिखवा लिया था कि ये जो क्षेत्र है ये केवल इन वैष्णवों के उसी में रहेगा, ये इसको कभी छीना नहीं जाएगा करके। तभी आज हम वृंदावन के दर्शन कर पाते हैं, कि वरना कितने अटैक हुए, कितनी बार मंदिर तोड़ गए, वहीं पे मंदिर बना दिया। तो लोग आते थे अटैक करते थे, बट वो ज़मीन उन्होंने वहाँ पे वो सब नहीं किया। वो आज भी जो बचा हुआ है वो केवल जीव गोस्वामी की मदद से, और उन्होंने बेसिकली उसको पूरा लिखवा के कर दिया था। तो आप उनका फ्यूचर का आप स्कोप देख रहे हैं। तो जीव गोस्वामी इज़ वेरी गुड स्कॉलर। एक और ख़ास बात उनकी स्कॉलरशिप पे, जीव गोस्वामी जो भी किताब लिख रहे हैं वो हमारे लिए नहीं लिख रहे, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। वी आर नॉट द ऑडियंस ऑफ जीव गोस्वामी, हम उनकी ऑडियंस नहीं है। वो किताब हमारे लिए बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं।
भानु साई महाराज जी ने बुक लिखा है तत्संदर्भ पे। आज से 6 साल पहले जब मैं मतलब या उससे पहले भी जब मैंने को बहुत शौक था, मैंने कहा ये पढ़ना है, तो मैंने वो बुक खोल लिया, मैं लेके गया, मैंने कहा पढ़ूंगा अच्छे से, ये सब समझना है, क्योंकि लेक्चर तो ठीक है बट मुझे सिस्टमेटिक समझना है। मैंने खोला और वो कुछ ऐसे लगता था कि तो ये इतने प्रमाण होते हैं तो ठीक है, ये तो टॉप मोस्ट प्रमाण है, बाकी तो क्लियर है ही, तो इट्स लाइक मुझे समझ ही नहीं आई प्रूफ कैसे हो गया। मुझे तो बहुत डाउट आ रहे थे, तो वो बुक मैंने पढ़ी नहीं। तो एक्चुअली फिर बाद में मुझे पता चला वो बुक हमारे लिए लिख ही नहीं रहे। भानु साई महाराज जब ट्रांसलेट करते ना तो वो एक भी शब्द एक्स्ट्रा ऐड या डिलीट नहीं करते, वो कुछ अपनी तरफ से कमेंट्री नहीं देते, वो जो है एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं, जो कि बढ़िया है। मतलब वो तो अगर आप उनका बुक्स पढ़ेंगे तो अब वो आपके लिए है ही नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल के जीव गोस्वामी ऐसे लिखेंगे कि जैसे उनको प्रूव करना है कि कृष्णा सुप्रीम है, तो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि अच्छा शंकराचार्य ने इस श्लोक पे 2 कमेंट्री दिए हैं, तो जो सेकंड कमेंट्री में उन्होंने जो इस शब्द का जो इस्तेमाल किया है, जो टेक्निक उन्होंने यूज़ करी है, वो टेक्निक हम अब इस श्लोक पे अप्लाई करेंगे तो उससे प्रूव हो जाएगा कृष्णा परम भगवान है, हेंस माय पॉइंट इज प्रूव्ड। तो अब आप मतलब वो एज्यूम कर रहे हैं, आपको वो पता है, आपको पता है शंकराचार्य की इस पे 2 कमेंट्री हैं और वो दूसरी कमेंट्री में उन्होंने क्या लॉजिक यूज़ किया, अच्छा अच्छा वो लॉजिक, हाँ अच्छा हाँ वो लॉजिक यहाँ लगेंगे, अच्छा हाँ लगा दिया, अच्छा कृष्ण प्रूव किया, हाँ हाँ। तो वो आप वो एज्यूम कर रहे हैं, आपको पता है, वो ज़्यादा उसमें दोबारा नहीं लिखते कुछ, वो पहले एज्यूम करके बैठे हैं, आपको सारा न्याय पता है, आपको पूर्व मीमांसा ये सब चीज़ पता है, वो केवल डायरेक्टली बस हिंट करते हैं कि ये चीज़ें हैं तो ये वहाँ से हो गया, तो लाइक माई पॉइंट इज प्रूव्ड, रेस्ट इज़ वेरी क्लियर, ऐसे करके वो आगे चले जाते हैं। एंड देन यू से हे व्हाट, क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, बिकॉज हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक्चुअली जैसे अभी हम देखेंगे, हम 11th अनुच्छेद पे डिस्कशन करना शुरू करेंगे। पहले 8 अनुच्छेद जो है तत्संदर्भ में उन्होंने वो दिया है, मतलब प्रणाम किया है, वैष्णवों से विनती मांगी है। 11th श्लोक में वो शुरू करें, केवल 2 अनुच्छेद में ही उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि शब्द प्रमाण सबसे बेस्ट है एंड एंड। अब वो उसी के लिए हम अब सारा कोर्स करेंगे एक्चुअली, वो जो उनको समझने के लिए। तो हम कुछ और भी डेफिनेशन समझेंगे जो जीव गोस्वामी एज्यूम कर रहे हैं आपको पता है और वो हमें पता नहीं है एक्चुअली, तो हम उनको पहले समझेंगे ताकि हम जीव गोस्वामी के वर्क में एंटर कर सके। वो हमारे लिए बुक नहीं लिख रहे हैं, तो बट उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इसीलिए कोर्स को समझना जरूरी है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद के, सजीव गोस्वामी पाद के। चलो अब एंटर करते हैं तत्संदर्भ। देखिए ग्लोरी ऑफ, अभी अच्छा लग रहा है जीव गोस्वामी का ग्लोरी जान के, भाई इतने महान आचार्य हैं। तो अब हम जब जाएंगे तो थोड़ा आँख कान खुलेगा हमारा, भाई थोड़ा ध्यान से रहे, ऐसे कुछ भी कोर्स नहीं चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव गोस्वामी का वर्क है, राइट। हाँ क्वेश्चन, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने जस्ट हाँ अच्छा देखिए क्या है, वाराणसी में वो जो उन्होंने पढ़ाई किया, जैसे प्रोजेक्ट क्वेश्चन है, तो पहले क्या होता था, पहले ना इस तरीके का नहीं था, जैसे क्लैरिटी होती थी। अगर कोई मायावादी के अंडर भी पढ़ रहा है, वो मायावादी अगर आपको मान लीजिए ये पढ़ा रहा है, मान लीजिए कुछ आपको उपनिषद पढ़ा रहा है, तो वो उपनिषद ही पढ़ाएगा, वो ग्रामर पढ़ा रहा है तो ग्रामर पढ़ाएगा, वो मतलब ज़बरदस्ती उसके थ्रू आपको कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। पहले इस तरीके का होता था। तो एक्चुअली आप देखेंगे कई लोग भी मतलब जो मतलब उनके जो जिनसे वो शिक्षा ले रहे थे, वो ऐसे नहीं वो वैष्णव वगैरह थे, बट क्योंकि ये लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट थे तो इन्होंने वहाँ पे नॉलेज लिया, बिकॉज उस समय जो काशी था वो एक हब था ये जो वेदांता पे, इन सारी चीज़ों पे, यहाँ पे लाइक सारे स्कॉलर्स नहीं पाए जाते, तो वहाँ जाके उन्होंने स्टडी किया और फिर स्टडी करके वो फिर जीव रूप और सनातन गोस्वामी के वहाँ जाके उन्होंने किया। और जो इन्होंने सीखा था आगे जाके ये सब अपना जो वैष्णव रूप गोस्वामी का पढ़ के इन सारी चीज़ों को काटेंगे 6 गोस्वामी, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है दूसरा है क्या, उसको स्टैब्लिश कैसे करेंगे। बात आप समझ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद तत्संदर्भ, दिस शास्त्र प्रमाण और तत्संदर्भ। Okay, so what is our goal?
मैं जिस फ्लो में बता रहा हूँ तो आप ये मत एज्यूम करेगा इसी तरीके से जीव गोस्वामी प्रेजेंट करें, नहीं। जैसा हमने बताया वो हमारे लिए तो लिख ही नहीं रहे, वो तो हम उनको बस, पर जो उनका पर्पज़ है जो वो हम समझ रहे हैं, तो ये एक अलग फ्लो में थोड़ा जाएगा, बट उसी को समझने के लिए उस लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं जैसे लिख रहा हूँ गोल हमारे, तो ऐसे लिख नहीं रहे हो जीव गोस्वामी कहीं, मैं बस ये क्लैरिटी करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ आवर गोल? तो हमारा गोल ये है कि हमें चाहिए आई वॉन्ट टू नो ट्रूथ, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें सच्चाई जाननी है, ये हमारा गोल है। हमें यथार्थ ज्ञान, ट्रुथ को हम यथार्थ ज्ञान भी बोलते हैं। यथार्थ मतलब समझ ही रहे हो, हाँ। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रुथ जानना है, क्यों? जिससे हम इस लौकिक समझते हो, ये मटेरियल वर्ल्ड, और अलौकिक या परलौकिक वर्ल्ड से डील करना सीखें। मतलब एक व्यक्ति है, और जीव गोस्वामी इस तरीके से लेंगे कि वो क्या नाम वो यूज़ करते हैं, देवदत्त। तो वो कहते हैं एक व्यक्ति है देवदत्त, वो सच्चाई जानना चाहता है, सच्चाई जानना मतलब उसको सच्चाई जानना चाहता है, और इस मटेरियल वर्ल्ड की सच्चाई और इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर का ट्रुथ, ताकि वो इस संसार में अच्छे से डील कर सके और बाहर के संसार का भी उसको नॉलेज हो, ताकि वो कैसे जीना है वो अपने आप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। सही है ना, ये किसी भी व्यक्ति का गोल होगा ना। तो मतलब इतने फाउंडेशन से वो चल रहे हैं, और अब वो क्या चाहते हैं, हमें नॉलेज चाहिए, बिल्कुल ट्रुथ नॉलेज चाहिए, जो वो नॉलेज होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हमें ताकि मैं प्रॉपरली डील कर सकूं लौकिक और अलौकिक वर्ल्ड में। ओके, तो अब ये कैसे करें हम? नॉलेज हमें मिलेगी तो नॉलेज का कोई सोर्स होना चाहिए, राइट? नॉलेज मुझे कहीं से मिलेगी, तो जहाँ से भी वो नॉलेज मिलेगी वो उसका नॉलेज का सोर्स है। तो जीव गोस्वामी क्या चाहते हैं? जीव गोस्वामी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो सोर्स है, अब कुछ सोर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि मुझे राइट नॉलेज देंगे, ठीक है, मुझे राइट नॉलेज देंगे, मुझे नॉलेज देंगे एज इट इज़, जैसा कि हम चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान मेरे को दे देंगे। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे होंगे जो यथार्थ ज्ञान, कुछ सोर्स ऐसे होंगे जो रॉन्ग नॉलेज देंगे। बात सही है ना, है कि नहीं? मुझे नॉलेज कहीं से मिलेगी, तो कभी वो नॉलेज मुझे, वो सोर्स हो सकता है वो सही नॉलेज भी दे सकता है, वो सोर्स हो सकता है कभी गलत नॉलेज भी दे सकता है, वो सोर्स हो सकता है मुझे कभी कंफ्यूज कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम क्या चाहते हैं, तो अगर मुझे सही नॉलेज चाहिए तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्लैरिटी ये चाहिए कि जो भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, मुझे सही सोर्स ऑफ नॉलेज पता होना चाहिए। अगर मैं गलत सोर्स ऑफ नॉलेज को सही मान के उससे नॉलेज ले लूँगा तो मेरा ज्ञान क्या हो जाएगा? गलत ज्ञान से गलत प्रैक्टिस से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, और ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी इसको सेट करना चाहते हैं। तो रूप गोस्वामी का फिर ऐसा कहना है, मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट मतलब फ्लो, तो वो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल हो, एक सिस्टमैटिक क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि यूनिवर्सल हो, जो कि डिसीजन ले सके। अगर कोई भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, मैं ये क्राइटेरिया लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ ये सोर्स सही है, ये सोर्स सही नहीं है, या फिर इतने सारे सोर्स हैं, इसमें बेस्ट सोर्स कौन सा है, ये हमें क्राइटेरिया पहले करना पड़ेगा। सही है ना बात? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? मैं तो एक एक पॉइंट धीरे धीरे जा रहा हूँ, कुछ भी समझ में ना अभी पूछ लेना, वरना बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं धीरे चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बट समझ में आना चाहिए। हमारा गोल है कि मुझे यथार्थ ज्ञान चाहिए, इसमें सही बात है, ज्ञान मुझे मिलेगा सोर्सेस से। अब सोर्सेस कभी गलत भी दे सकते हैं, सही भी दे सकते हैं, कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास कोई सिस्टमैटिक यूनिवर्सल क्राइटेरिया होना चाहिए, पहले मैं ये डिसाइड कर सकूं कि जो मेरा सोर्स है वो सही ज्ञान देने वाला है या नहीं है। अगर मुझे ये पता होगा तो फिर मैं सही सोर्स से ही नॉलेज लूँगा, सही प्रैक्टिस होंगी, भक्ति में जो गोल है प्रेमा भक्ति वो शायद मेरे को मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर हमारा गड़बड़
हो सकता है, ठीक है। तो जीव गोस्वामी पहले इसी चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं और इसी को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, जो मैं कह रहा था, मैंने पहले बताया ना वर्ड यूज़ किया था एपिस्टेमोलॉजी। तो पहले वो यही सेट करना चाहते हैं और वो पहले, इससे पहले कुछ और डील ही नहीं करना चाहते। अब क्वेश्चन आएगा कि यार ये क्यों सेट करना है पहले, ये क्यों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यू रीज़न। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो और तब आप समझ पाएंगे कि जीव गोस्वामी मतलब कितने विजनरी तरीके से, कितने सिस्टमैटिक तरीके से वो चीज़ों में जा रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, पहली चीज़, टू डिसाइड ट्रुथ। कैसे? अगर मान लीजिए दो पार्टी हैं, मान लीजिए ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, कोई किसी चीज़ के बारे में हमें सच्चाई जाननी है। अगर ग्रुप 1 का सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ और है, ग्रुप 2 का सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ और है, ये कह रहा है मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज परफेक्ट है, ये कह रहा है मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज परफेक्ट है, दोनों अलग अलग सोर्सेस हैं, तो अब डिसाइड कैसे करेंगे सच्चाई क्या है? अब बात समझे कितना दोनों अलग सोर्स हैं और ये इस सोर्स से कह रहा है कि ट्रुथ है T1, ये इस सोर्स से बोल रहा है कि भाई ग्रुप 2 कह रहा है ट्रुथ है T2, ये कह रहा है नहीं हम ही सही है क्योंकि हमारा सोर्स अच्छा है, ये कह रहा है नहीं हम ही सही है क्योंकि हमारा सोर्स अच्छा है। तो अब क्या करें? ये कभी रिजॉल्व होगा? अब देवदत्त यहां आ गया, कौन सा चूज करेंगे मैं? इनका सुनूंगा तो ये ठीक है, इनका सुनूं तो ये ठीक है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो, अब बात समझ रहे हैं? तो ये पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमारे लिए तो अगर क्राइटेरिया क्लियरिटी होगी तो मैं पहले डिसाइड करूँगा भाई देखो ऐसा है, ये जो T1 नॉलेज इन्होंने लिया है ग्रुप 1 ने, ये सोर्स S1 से लिया है, अच्छा सोर्स S1, इसका सोर्स S2, अरे बट क्राइटेरिया के हिसाब से S1 सोर्स इज़ बेटर देन S2, तो इसका मतलब जो ट्रुथ के करीब है वो T1 है, मैं इसको फॉलो करूँगा। बात आप समझ गए? लेकिन अगर ये है ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसको थोड़ा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिर भी, तो मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। आ रही लास्ट वाली लाइन आ रही, सब आएगा। तो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ताकि ना आप लोग ना इसको समझ सकें और आप प्रीच भी कर सकें। जैसे अब हमारा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा किसी चीज़ पे कंक्लूजन कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन पूछता है साइंस, डिवोटी पूछते हैं ऐसे, हु क्रिएटेड यूनिवर्स? तो एनीवे, तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज आता है। जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्स किसने बनाया, तो जैसे हम डिवाइस में लोगों से पूछते हैं आप बताओ ये अपने आप कैसे आ सकता है, किसी ने तो बनाया होगा, हु क्रिएटेड। तो जैसे हु वर्ड आ गया तो आपने उनको पता भी नहीं चला, आपने साइकोलॉजिकली उनको बाउंड कर दिया किसी व्यक्ति के नाम पे आने के लिए, उनको पता नहीं चला एक्चुअली। और साइंटिस्ट इस गेम को जानते हो, साइंटिस्ट ये वर्ड यूज नहीं करते, साइंटिस्ट कहता है हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, और जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया हाउ, तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने पर्सनैलिटी हटा दी, अब आपको प्रोसेस को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हैं कितनी सटल चीज़ें होती हैं, तो ये एक्चुअली बहुत ज़रूरत है। तो अब मैं तो हम ही कुछ हु वो कहेंगे, हमें एक झटके में साइड कर देंगे, कहेंगे हाउ, एंड देन यू आर लाइक अरे अब क्या डिबेट करूं, इट्स फिनिश्ड। तो हमें सोच समझना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, हाउ ही ले लो चलो फिलहाल। तो अब दो ग्रुप है हमारे पास, एक है हमारे पास डिवोटी और एक है एथिस्ट, मैटेरियलिस्टिक, साइंटिस्ट। मैं स्पेशल वर्ड यूज़ करूँ, मैं केवल साइंटिस्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि साइंटिस्ट कुछ भी हो सकता है। हम बात करें एथिस्ट मैटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट, वो भगवान को नहीं मानता, ठीक है, ऐसा नहीं हर साइंटिस्ट नहीं मानते। तो एथिस्ट मैटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट, चलो तो भाई कैसे हुआ, ठीक है। तो आंसर कृष्णा कृष्णा क्रिएटेड, इसमें क्या डाउट है? यस, कृष्णा, वी नो दिस। एंड देन यू कम टू हिम, ही विल से a blind process
या फिर उसको नाम कुछ भी दे दो आप, बिग बैंग दे दो, क्योंकि नाम में लिखना नहीं चाहते क्योंकि ये चेंज होता रहता है एक्चुअली, तो जो भी है। तो अ ब्लाइंड प्रोसेस, या फिर सीधी सीधी बात ये है, हम ये कह रहे हैं ठीक है चलो, ओ अच्छा कृष्णा ने बनाया, आपको कैसे पता कृष्णा ने बनाया? हमारा सोर्स भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या स्क्रिप्चर्स, ठीक है। अच्छा ब्लाइंड प्रोसेस, अच्छा भाई आपको कैसे पता? नो, हमें पता है बिकॉज हमने किया है ऑब्जर्व और हाइपोथेसिस। तो अब प्रॉब्लम क्या है? सी अ पॉइंट इज दिस, आपको डाउट है कृष्णा ने यूनिवर्स क्रिएट नहीं किया? किस किस को डाउट है कृष्णा ने यूनिवर्स क्रिएट नहीं किया? किसी को डाउट नहीं है? यहाँ पे भी इसी तरीके से आंसर आता है, किसी को डाउट नहीं है कि ब्लाइंड प्रोसेस से ही हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो अब देवदत्त यहाँ खड़ा है, ये कह रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण है, और ये कह रहे हैं कि नहीं, आवर एक्सपेरिमेंट आर द प्रूफ, और ये हमने ऑब्जर्व किया, हमारे पास लाइक वी हैव द एविडेंसेस। तो अब क्या करें? इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों तो सही हो नहीं सकते, या तो भगवान या नहीं भगवान, ये तो जमीन आसमान का अंतर है, केवल एक ही सच होगा। तो अब कैसे करें? ये तो समस्या आ गया, और ये करना जरूरी है। अब आप इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, आपको कैसे पता ये जो सोर्स है सही है? कैसे पता? माय गुरु महाराज, माय गुरु महाराज टोल्ड दिस। हाँ, आचार्यों ने बोला है, यू डाउट आचार्य, मेरे आचार्यों ने बोला है और इसीलिए सही है। आई डोंट केयर अबाउट अदर, आई एम नॉट एथीस्ट लाइक देम। ये बहुत सटल चीजें हैं, इनके लिए सटल सेंसेस चाहिए समझने के लिए, एंड देयरफॉर ये सही है। ये साइंटिस्ट नहीं समझ पाएंगे सटल चीजें। तो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन कम्स, एंड यू कम टू देम एंड दे विल से कि भाई आपको कैसे पता ये सही है? So they have their own acharya, they call them Nobel laureates or scientists. So ये कहेंगे कि भाई so and so scientist has said this, so and so theory has proved it, and we are not blind, believers like these fools, and therefore what we are saying is correct. तो समझ रहे बात? So both sides are very aggressive about what is right, what is wrong, but right can be one thing because it cannot be two so different thing. तो अब बात समझ रहे हैं? तो भाई अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी, बात क्या है, ये दोनों में प्रॉब्लम है। अगर हमें ये क्राइटेरिया नहीं पता है कि जो सोर्सेज में एक हायरार्की होगी, तो ये दोनों, चाहे आप ये बोलो मुझे पता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण ने किया है, या फिर वो कह रहे हैं नहीं हमें पता है कि सब बिना गॉड के हुआ है, बोथ आर एक्चुअली ऑन द सेम लेवल। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। ये केवल एक चॉइस की बात है। कोई यहां शुरुआत में आ गया था पढ़ाई करने के लिए तो वो कह रहा है यही सही है, कोई पहले यहां आ गया यही सही है। इट इज जस्ट अ चॉइस, दोनों में ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है, और ये दोनों जीवन भर लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये झगड़ा एक सेकंड में सॉल्व हो सकता है। हम केवल इस चीज पे आएंगे कि भैया इसका सोर्स है ये, इनका सोर्स है ये, एंड देन वी विल कंपेयर द सोर्स। अगर और फिर हमें पता चल जाएगा कि अगर ये बेटर है, वी विल रिजेक्ट इट विद लॉजिक। अगर ये नहीं होगा तो हम चाहे आप भागवतम पुराण को मानते रहो, वो केवल एक फेथ की बात है। गीता में लिखा है, गलत थोड़े ना होगा, आचार्य ने लिखा है, इट्स जस्ट अ फेथ। और इसलिए जीव गोस्वामी यहीं से शुरू करना चाहते हैं कि फेथ ऐसा ही ना रहे, ये लॉजिकल हो, सच में हमें हो, हाँ यही सही है। ये तब आएगा जब ये सब पता होगा जो ये कोर्स अब हम करने वाले हैं। तो आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है? दूसरा चीज़ क्या है, एक पॉइंट आया था मन में,
चलो वैसे मैं इस चीज़ को आगे डिस्कशन करूँगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लोग ऐसे पूछते हैं, हम डिवाइस ले रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि वो टाइटल भी उसका क्या है, पहला वाला, हाँ उससे पहले उसको कुछ और रखते थे, जैसे मान लीजिए हाँ या हाँ, मैं जैसे कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, और हम सारा जोर लगाते हैं कि साइंटिस्ट भी भगवान को मानते हैं। हे बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन वी आर आस्किंग। आई मीन हाउ डज इट मैटर साइंटिस्ट बिलीव इट और नॉट? क्वेश्चन होना चाहिए कि सोर्स क्या है। आप बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि गॉड है नहीं। पॉइंट ये है कि ये हमें करना ही क्यों है? बिकॉज ये बात है ही नहीं। साइंटिस्ट मानता है नहीं मानता है, क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो हम चाहते हैं कि भगवान है या नहीं, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या सोर्सेज हो सकते हैं। वो सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और बात यह है कि जो साइंस जो सोर्स यूज कर रहा है वो केवल ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस है। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रत्यक्ष, हाइपोथेसिस मतलब अनुमान। और अगर हम ये स्टैब्लिश कर देंगे कि अनुमान और प्रत्यक्ष जो है वो इंफीरियर है शब्द से, तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। हमें मतलब ही नहीं कि कोई मानता है नहीं मानता, बिकॉज उनका डोमेन ही नहीं है करके। बात समझ में आ गई? ये कभी कोई कुछ होगा, अरे उस साइंटिस्ट ने अभी प्रूव कर दिया गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। वी डोंट केयर अ हेल अबाउट इट बिकॉज वी ऑलरेडी नो। अरे बाबा ये तो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस है, वो तो है ही नहीं। उसका जो प्रमाण का जो सोर्स है वो इंफीरियर है। हमें जाने नहीं इस डिबेट में। तो कहीं भी कोई बोले कि भगवान ने प्रूव किया, साइंटिस्ट मानते नहीं मानते, उसको बोलो, उसको यहाँ लेके आओ डिस्कशन पे। ठीक है, वो गलत डिस्कशन में हमें जाना ही नहीं। हम एक्चुअली कभी कभी गलत डिस्कशन कर रहे होते हैं और वो उन डिस्कशन में हम एक्सपर्ट होते नहीं। फिर हम कोट करेंगे इधर उधर के साइंटिस्ट, किसी ने भाई कोई तो साइंटिस्ट होगा जिसने भगवान को मानता हुआ करके, तो वो जरूरत ही नहीं है हमें। आप बात समझ गए? अगर ये समझ में नहीं आया ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो डोंट वरी, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तब आ जाएगा। मैंने जस्ट थॉट आया था मैं इंपॉर्टेंस बताने के लिए, तो मैंने ले लिया। ठीक है, अगर ये लास्ट वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आगे आ जाएगा। ठीक है, आ गया? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है? हरे हरे कृष्णा, किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ पूछिए। आपने कहा था कि पहले इधर आएंगे दिन में कन्विंस हो जाएंगे, पहले उधर जाएंगे दिन में हो जाएंगे। हाँ, हमने तो पहले इधर ही पढ़ा था, लेकिन इधर कैसे माइंड शिफ्ट हो गया? कैसे पूछे? हमने पहले मटेरियल एजुकेशन लिया था, हाँ। हमने पहले बीच में नहीं पढ़ा, तो हमारा माइंड से भगवान की तरफ कैसे शिफ्ट हो गया? ओके, नहीं, वो जो मैं शब्द बोला उसका मतलब क्या था कि जैसे मान लीजिए अगर किसी का इसी चीज़ में ट्रेनिंग मिला है तो वो इसी को ही मानेगा ना। साइंटिस्ट लोग, हमें ट्रेनिंग नहीं मिला, हमने थोड़ा पढ़ाया और फिर हमें ट्रेनिंग मिल गया यहाँ का, तो हम इस चीज़ को मानने लगे। बट फिर भी सोर्सेज में वो नहीं है, तो चाहे हम ये माने चाहे ये माने, हमने बता रहे वो सेम ही लेवल पे एक्चुअली मोटा मोटा। दूसरा चीज़ है कि ये सोर्स जो है हाँ। लोगों का, वो तो मतलब आध्यात्मिक वहाँ से आ रहा है। कैसे पता? दैट्स द पॉइंट। वी विल क्वेश्चन एवरीथिंग इन दिस कोर्स एंड दैट इज व्हाट दे से, फेथ, दैट ब्लाइंड फेथ ऊपर से आ रहा है, मतलब इट्स लाइक, एंड हाउ विल यू से, हाउ विल यू प्रूव इट? बात समझ रहे हैं? तो विल क्वेश्चन एवरीथिंग। जीव गोस्वामी विल क्वेश्चन एवरीथिंग। तो वो कुछ भी, और आपके मन में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो आचार्य सबके आंसर दे के जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन के भी आंसर दिए जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा ये भी क्वेश्चन हो सकता है करके, क्या ऐसे सब करके गया? ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि डिसाइड करना क्यों जरूरी है, एपिस्टेमोलॉजी क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी हमारी। दूसरा सोल्यूशन, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी हमारा क्राइटेरिया हम बनाने वाले हैं, जो जीव गोस्वामी आगे स्टैब्लिश करेंगे, ये यूनिवर्सल होना चाहिए, ताकि हम हर सोर्स ऑफ नॉलेज पे डिसीजन ले सकें। हर सोर्स ऑफ नॉलेज, जो भी सोर्स ऑफ नॉलेज है। वरना क्या होगा कि कल कोई नया सोर्स आ गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो कहेगा ये नया सोर्स है और इसलिए ये सुप्रीम है, वो अपने नए तरीके अपने आप को खुद ही डिफाइन कर सकता है कि मैं सबसे सुप्रीम हूँ, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये इसलिए यूनिवर्सल होना भी इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी सोर्स हो दुनिया में नॉलेज देने का, सबको हम लाइन में लगा सकें, ऑर्डर क्रिएट कर सकें, चूज कर सकें और डिसाइड कर सकें। बात खत्म, ठीक है ना?
और हमने बता दिया ये पहले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ सकता है भाई। देखो आप जो चूज़ कर लोगे, जो सोर्स ऑफ चूज़ कर लोगे, एक कह रहा है भगवान, एक कह रहा है भगवान नहीं है, इसके हिसाब से लाइफ का पर्पज़ है, इसके हिसाब से लाइफ का पर्पज़ नहीं है। अब बात समझ रहे, दुनिया इधर से उधर हो सकती है हमारी, तो ये कितना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ हमारे लिए समझना, ठीक है। ऑल राइट, सो तो अब ये कोर्स किन लोगों के लिए है ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कौन लोग कौन डिवोटीज इसका फ़ायदा, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कोर्स? नहीं, मैं बता रहा हूँ किन के लिए होगा। तो 3 लोगों के लिए कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है कि एनी जेन्युइन सीकर ऑफ ट्रुथ, कोई भी जेन्युइन सीकर है ट्रुथ का, मतलब जीव गोस्वामी कोई अजम्पशन लेके नहीं चल रहे हैं आपको भक्त होना पड़ेगा, एथिक कुछ नहीं। अगर आप बस सच्चाई जानना चाहते हैं, ये कोर्स उसको वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, कुछ अजम्पशन नहीं, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक चीज़ें चलेंगी, ठीक है। बस जैसा मैंने पहले बताया था, थोड़ा ब्रेन का चर्निंग होगा। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी जो इसमें मोटा मोटा ये सब अभी डिस्कशन जब होगा तो थोड़ा चर्निंग होगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बस, और कुछ डिमांड नहीं है। बस आपको अपने थोड़े ब्रेन को यूज़ करना है, और कोई नॉलेज फिल्टर नहीं है। जीव गोस्वामी बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे। दूसरा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये ध्यान से सुनना आप, ये नए भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नया भक्त कौन कौन, इधर हाथ खड़ा करो। ओ वाह, सारे नए डिवोटीज हैं, वेरी गुड। अच्छा माहौल है, फिर तो पढ़ाई सब अच्छा लगेगा पढ़ने में। नए डिवोटीज़ के लिए क्यों, मैं लिख नहीं रहा हूँ हर चीज़, आप लिखना चाहें तो लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए देखिए, अगर इस कोर्स को करेंगे, कोई भी भक्त विल बी एबल टू डिफेंड एंड जस्टिफाई हिज फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्रों पे जो हमारा फेथ है हम उसको डिफेंड कर पाएंगे और जस्टिफाई कर पाएंगे किसी के सामने भी, चाहे प्रोफेसर हो, कोई हो, साइंटिस्ट हो, कोई हो, हम जस्टिफाई कर पाएंगे अगर ये कोर्स हमें अच्छे से पता होगा तो। जस्टिफाई का मैं क्या मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर तरीके के क्वेश्चन हम इस चीज़ में हैंडल करने वाले हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चन की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए प्रचार के लिए जाएंगे तो कोई कहेगा अरे भाई तुम्हारा हिंदू है, हमारा कुरान है। अब बात समझ में आ गई? तो फिर कोई सोचेगा, तो सबको कभी कभी ऐसे लगता है कि भाई ये तो सबके अपने अपने धर्म ग्रंथ होते हैं, तो मान लीजिए कुरान है या फिर गीता है, ये इनका ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गीता ही क्यों भाई, हम इस्कॉन में आगे तो गीता पढ़ रहे हैं, भाई क्या पता हे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो कुरान में जो हम बस उससे दूर हैं, ट्रुथ क्या पता इसमें छुपाओ, हो सकता है नहीं हो सकता है, बट हम तो उसको कह रहे हैं नहीं क्योंकि हमारा जन्म हिंदू परिवार में होगा। बट ट्रू सीकर को तो सब कुछ जानना है, वो भेदभाव नहीं करता, उसको तो सच्चाई जाननी है, वो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए ना उसको। तो ये जो क्वेश्चन है कि भाई कुरान क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये सब क्वेश्चन साइलेंस हो जाएंगे फॉर वंस एंड फॉर ऑल द टाइम। ये कभी क्वेश्चन दोबारा जन्म नहीं लेंगे, आपके मन में भी गलती से नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, और फिर ये क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करें, मान लीजिए, या फिर कौन है परम भगवान, कि भाई कृष्णा है, विष्णु है, मैं खुद हूँ, कौन है, इट्स लाइक हु इज दैट, सो आई मीन आई डोंट नो। सो ये सारे क्वेश्चन भी पूरा लाइक फॉर वंस एंड ऑल, क्योंकि कोई पूछता है भाई तुम तो ठीक है कृष्णा को मानते हो, हम तो उनको मानते हैं, ये फेथ की बात नहीं होगी ना। ये एक इसमें भी एक लाइक इट्स अ काइंड ऑफ जैसे साइंस में ना फैक्ट वाली बात, तो कुछ इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। दूसरा, कौन सा पाथ फॉलो करें, भक्ति फॉलो करें, ज्ञान फॉलो करें, अष्टांग फॉलो करें, वो सारा क्लैरिटी हो जाएगा। तीसरा, इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि मान लीजिए कभी कभी भक्त लोग इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यार इतना वो सब है, कितने सारे पुराण हैं, ये पुराण, और मान लीजिए तो स्मृति, श्रुति स्मृति, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि गीता में ये लिखा है, वो आर्य समाज में बगल में मंदिर है, वो आ जाएंगे हाँ ये तो स्मृति है, हम तो श्रुति को मानते हैं, वेद वाक्य। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के भैया क्या वेद है, ये गीता पुराण जो है ये मतलब वेद हैं या नहीं है, क्या कहानी है, ये भी सारा फॉर वंस एंड ऑल सेटल हो जाएगा। और दूसरा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
तो ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मन में आता रहता है हमारे, तो ये सब हम इस चीज़ को पूरा सेटल कर देंगे। और फिर कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अलग अलग आचार्य इतने कन्फ्लिक्टिंग क्यों हैं, तो शंकराचार्य कुछ और क्यों बोल रहे हैं, रामानुजाचार्य कुछ और बोल रहे हैं, और ये हमारे मध्वाचार्य कुछ और बोल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये सब भी फॉर वंस एंड ऑल सेटल हो जाएगा, ये कभी डाउट नहीं आएंगे इस टाइप के, हमें पूरा क्लैरिटी एक्चुअली होने वाला है। ये एक्चुअली एप्लीकेशंस हैं इन सब की, मतलब जीव गोस्वामी ये सब नहीं करें, बट हम इन चीज़ों को भी बट हम डील करेंगे। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ में ऐड करूँगा, वो अब देखते हैं मैं कर पाऊँगा नहीं। जैसे हमारे मन में क्वेश्चन आता है, हमें बोला जाता है कि भाई कृष्णा कथा, यस वेरी गुड, एवरीडे कृष्ण कथा, एंड देन हम कृष्णा बुक लेके पढ़ेंगे, एंड देन उसमें आएगा नंद बाबा ने 1 करोड़ गाय दान कर दी, एंड वी आर लाइक 1 करोड़ गाय, इट्स लाइक 1 करोड़, 1 करोड़ गाय, उनको दूध निकालने के लिए 1 करोड़ लोग, ये दूध या ही 1 करोड़ हो गए, तो ये तो केवल दूध निकाल रहे हैं, ऐसे पता नहीं और कितने लोग होते होंगे। तो भाई कैसे हो रहा है, ये तो पूरी फैक्ट्री लगी हुई है क्या प्रसाद बनाने के लिए इन लोगों को? और दिस क्वेश्चन कम्स अप, पर हम कैसे डील करते हैं से, चुप, ये अचिंत्य चीजें हैं, यू डोंट क्वेश्चन दिस थिंग, एंड इट्स लाइक हाँ, इट्स लाइक यू नो काइंड साइड या तो, बट हम कुछ तो एक्चुअली डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि इतना अचिंत्य ना रहे, और हमें थोड़ा सा वी हैव सम लॉजिकल सब्सटेंस टू बिलीव दिस। आते नहीं क्वेश्चन, आते मन में आते हैं, और फिर हम किसे पूछते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा फेथ की कमी है। हाँ कैसे भेजे? हाँ एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है तो हर चीज़ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ पॉज करना क्या, एंड देन वी आर लाइक बट भाई हमारे आचार्य उसको एनालाइज करें, तो अचिंत्य क्यों रहने दें उसको, हम उसको समझेंगे, बस पॉइंट क्या हमने वो पता नहीं है, ठीक है। तो ये हम करेंगे, बट पर वो जैसे एक और आता है माउंट मेरू है, अब बड़ी समस्या है, अब बड़ी समस्या है। अब आप वहाँ से वो आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ाओगे, मान लीजिए कोई बड़ा आप कहोगे भाई देखो यूनिवर्स ये है माउंट मेरू, क्या अब आप क्या उसके अगेंस्ट जा सकते हो? आप ये बोल सकते हो सोलर प्लैनेट जो सोलर सिस्टम है ऐसा नहीं है, कुछ और है, आप बोल पाओगे? वो तुरंत आप पे स्टैंप नहीं लगा देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बस ये बोलने के अलावा नहीं, ये थोड़ी मिस्टिकल चीज़ें होती हैं, थोड़ा वो चाहिए, ऐसे वर्ड के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। बात सही है ना? तो बट एटलीस्ट हमें तो क्लैरिटी हो, वो समझे ना समझे, बट हमें आ जाए कि हाँ भाई ये है। जैसे मध्यम अधिकारी खुद कन्विंस होता है, वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाता, हम कन्विंस रहें, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, वो समझे ना समझे वो उसकी समस्या है, हम तो कम से कम अपना बचे रहें, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सारे एप्लीकेशंस मैं एक्चुअली लेने का प्रयास करूँगा, ठीक है। यस प्रोजे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अचिंत्य नहीं होता, बट मैं कह रहा हूँ इसको फिर हम उन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं जहाँ चीज़ें समझी जा सकती हैं, वो पॉइंट है मेरा, वो आएगा। वो एक्चुअली वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट अगर समय मिला और सब अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगता रहा कोर्स, तो वो पार्ट भी हम ले लेंगे कि वो जो अचिंत्य भेदाभेद वाला जो चीज़ है वो क्या है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी कोई ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये अचिंत्य चीज़ें, तो वो अचिंत्य होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्लास में भी इस तरीके के एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी जैसे एग्जाम्पल मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा, बट कुछ कॉमन एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ये देखो अचिंत्य है। भाई अचिंत्य कैसे हो गया? तो हमें सभी दिख ही रहे, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वो समझ में आ जाता है। तो वो अचिंत्य का एग्जैक्ट मतलब क्या है और वो कहाँ अप्लाई होता है, कैसे वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है, हमारी फिलॉसफी का जो नाम अचिंत्य भेदाभेदी है, तो वो कैसे एक्चुअली बेस्ट है, वो अगर समय मिला तो लास्ट में उसको डील कर लेंगे। वैसे उसका इतना नीड है नहीं, बट अगर फिर भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी समझने, हाँ वो हम कर लेंगे, अगर लास्ट में समय मिला तो वो हम देख लेंगे, ठीक है भाई। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया नए डिवोटीज़ के लिए। चलो अब नए डिवोटीज़ तो हैं, बट यहाँ पे कुछ सीनियर डिवोटीज़ भी मुझे दिख रहे हैं, तो नहीं है तो सीनियर हो ही जाएंगे कुछ टाइम में। तो जो भक्त लोग कम से कम 5-6 साल से ज़्यादा से भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे?
6 साल से ज़्यादा से भक्ति कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे। 5 साल से ज़्यादा से कर रहे हैं, चलो 4 साल, ओ 4 साल में लगभग सभी आ गए मोटा मोटा। तो अगर किसी को भी हम अभी हम एक्चुअली प्रभु जी आगे जाके कोई कोर्स लेंगे गोईभा प्रभु जी, तो उसमें वो चीज़ें आएंगी, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ हम एक्चुअली प्योर भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये किसी को डाउट तो नहीं ना इसमें? वो हमारा करना है, वो हमें करना है, ठीक है। हाँ, बाय द वे हमें उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता होती है, तो उसको हम करने का बात तो अलग है। हम कुछ भी करो शुद्ध भक्ति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करो शुद्ध भक्ति है, गुरु को खुश करने के लिए जो किया वो शुद्ध भक्ति है, इस टाइप की हमारा डेफिनेशन है। बट वो कोर्स में आगे देखेंगे ये नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो हमें वहाँ तक क्वालिफाई होना है। एनीवेज, तो ये पॉइंट यहाँ से क्या कनेक्टेड है, अगर किसी को प्योर डिवोशन करना है, प्योर भक्ति करनी है, जो कि हमारा गोल है, जीव गोस्वामी जो हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, और मंजरी जो होती हैं वो राधा रानी को असिस्ट करती हैं। तो जो राधा रानी सबसे टॉप डिवोटी हैं, उनसे टॉप कोई डिवोटी नहीं है। जो टॉप मोस्ट लेवल हो सकता है श्रीमती राधा रानी का, और उनकी जो सखियाँ होती हैं अंतरिम संख्या, उनको जो असिस्ट करते हैं वो ये जो मंजरीज, तो रूप मंजरी उन्हीं में से एक है। तो टॉप चीज़ों को जानते हैं। वो रूप मंजरी प्रकट हुए यहाँ पे रूप गोस्वामी के रूप में, और वो यहाँ पे आके बता रहे हैं कि भैया शुद्ध भक्ति क्या है। तो जो गौड़िया वैष्णविज्म को जो मिला है भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में, वैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो वो अगर, और रूप गोस्वामी केवल उस ग्रंथ में केवल शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कोई मिक्स डिवोशन कुछ नहीं है। तो जो हम साधना भक्ति पढ़ते हैं वो शुद्ध भक्ति है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। साधना भक्ति भी शुद्ध भक्ति का पार्ट है। तो पर वो हमें पता होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी कुछ भी मिक्स तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो वो जो रूप गोस्वामी ने जो वो सब हमें दिया है, तो वो हमें करना है, वो हमारा गोल है। सारे आचार्य जितनी भी सारी बुक्स लिखे हैं, सब का केवल है हमें कन्विंस करना, ताकि हम शुद्ध भक्ति करें। और केवल जो शुद्ध भक्ति करेगा वही, केवल जो हम बोलते हैं बैक टू गॉड, वही शुद्ध भक्त जा सकता है। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए जो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या है? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, शुद्ध भक्ति करने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, श्रद्धा। हाँ, बहुत बहुत क्लोज आ गए प्रभु जी। हाँ, डिज़ायर, क्या डिज़ायर? हाँ, तो भाई मेरे अंदर, तो आप सबके अंदर इच्छा है ना शुद्ध भक्ति करने की, कर क्यों नहीं पा रहे? हाँ, भी नहीं पता? अरे यार, तो कैसी बात कर दी। रूप गोस्वामी ने क्या लिखे हैं, 64 अंक क्या है वो, ये नहीं बोल सकते, वे नहीं पता, तो क्यों नहीं कर पा रहे मुझे? हाँ, सो पॉइंट क्या है, सारा खेल ये ऐसे नहीं, वो डिज़ाइन, सबकी डिज़ायर है। यहाँ आए इसलिए, हम तो लेक्चर में ही बोल रहे हैं शुद्ध भक्ति करनी, जीवन का गोल है, धाम जाना है, यही बोल रहे हैं। बट कर क्यों नहीं पा रहे? हम खुद ही क्यों नहीं कर पा रहे? खुद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो बेसिक क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है शुद्ध भक्ति में एंटर करने के लिए, वो है, प्रभु जी ने सही बोला, बस मैं थोड़ा सा एक वर्ड और एडजेक्टिव ऐड कर रहा हूँ, वो है दृढ़ श्रद्धा। DR स्पेलिंग देख लेना भाई, श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब क्या है? हाँ, अनफ्लिंचिंग फेथ। ओके, हाँ। अब आप देख रहे हैं, अब साइलेंस कैसे आ गया, तो कहाँ से फॉलो करेंगे हम? श्रद्धा क्या है? अरे तो बेसिक चीज़ है, डर क्यों रहे हो? हाँ, तो हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। मतलब मुझे आता नहीं जो आप बोल रहे हो, कोट कर रहे हो। हाँ, कृष्ण भक्ति करने सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। ये आप दृढ़ श्रद्धा का वो बता रहे हो एग्जाम्पल। श्रद्धा क्या है? हाँ, दृढ़ श्रद्धा। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? ओके, हाँ ठीक है। हाँ, देखिए ये सब मतलब है श्रद्धा के, लेकिन यहाँ जो वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका एक पर्टिकुलर मतलब है, क्योंकि एक वर्ड के 1000 मतलब भी होते हैं ना, तो पर इसका यहाँ मतलब एक पर्टिकुलर मतलब वो पता होना चाहिए। इस वजह
कन्विंस, ये तो बोल दिए भक्त कन्विंस पूरा इस पर जी। अच्छा प्रोसेस पे पूरा फेक मैंने उसका इंटरनल नहीं पता बट उसमें आएगा कुछ एक्सपीरियंस प्रोसेस पे फेथ, हाँ बहुत क्लोज है। ओके ठीक है, तो ठीक है आप सबके आंसर ठीक ठीक है, बट यहाँ पे जो श्रद्धा का मतलब है वो है शास्त्रार्थ विश्वास, शास्त्रों के कंक्लूजन पे भरोसा। तो शास्त्रार्थ विश्वास मतलब शास्त्रों ने जो कंक्लूजन दिए उस पे फेथ की यही सही है, तो शास्त्रों पे फेथ नहीं। और तो फेथ मतलब ऐसे नहीं कि पूरा भरोसा, पर किस चीज पे भरोसा है, वेग चीज है, शास्त्र के कंक्लूजन्स पे भरोसा। तो अब बात क्या है, अगर और दृढ़ किस पे भरोसा, शास्त्र के कंक्लूजन पे भरोसा, और यही चीज तो लैकिंग है, शास्त्र पे हमें भरोसा नहीं। इतने सारे तो डाउट्स अभी हमने गिनाई दिए थे, तो भरोसा नहीं है। तो जब भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजा, हमें एकदम नहीं आता, अरे सर्वधर्मान परित्यजा, हम कहते हैं हाँ सर्वधर्मान परित्यजा, बट बी प्रैक्टिकल, अभी बहुत सारे फिर हमारे चीज़ें हैं। तो बात क्या है, असली बात क्या है कि हमारी दृढ़ श्रद्धा हमारा दृढ़ श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के कंक्लूजन्स पे हमारा दृढ़ श्रद्धा नहीं है। और ये जब कहते हैं कि शुद्ध भक्ति वो कहता है जो सरेंडर है, एक्चुअली सरेंडर श्रद्धा का सिम्टम है। जिसके अंदर दृढ़ श्रद्धा होगी वो सरेंडर कर पाएगा फुल, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं, वो सरेंडर नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं ना पूर्ण समर्पण, वो श्रद्धा जिसके अंदर दृढ़ श्रद्धा वो ही कर सकता है, वो श्रद्धा का सिम्टम है। तो मेन जो चीज़ है वो दृढ़ श्रद्धा। तो दृढ़ श्रद्धा शास्त्रों के कंक्लूजन पे, इसका मतलब ये वही हम करने वाले हैं। तो जब शास्त्रों पे क्लैरिटी होगी कि शास्त्र ही टॉप मोस्ट सोर्स है और उस पर हमारा फेथ बनेगा, तो उसके कंक्लूजन्स पे फेथ बनेगा और फिर हम शायद उसमें एंटर कर पाएँ। एक बस मैं इसमें एक नोट बोलना चाहता हूँ, साइड नोट, शास्त्रों पे श्रद्धा केवल शास्त्र पढ़ के नहीं अर्जित की जा सकती। आप शास्त्र पढ़ के पंडित बन सकते हो, अल्टीमेटली शास्त्रों पे श्रद्धा तो वैष्णव की मर्सी से आती है, जो कि खुद एक प्योर डिवोटी होंगे और जिनका खुद का श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, वो हमें दे सकते हैं। उनके हार्ट से वो हमारे हार्ट में ट्रांसफर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम अपना बेसिक कार्य तो पूरा कर लें, एटलीस्ट जो हमारे अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हमें शास्त्रों पे डाउट आ जाते हैं, इसी को क्यों मानूं, और फिर हम अच्छा इस शास्त्र में तो अच्छा लगेगा लेकिन उस शास्त्र में तो ये भी लिखा है करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो वो हम अगर दृढ़ श्रद्धा डेवलप कर लेंगे शास्त्रों पे, तो हमारा एटलीस्ट हमारा पार्ट पूरा हो जाएगा और फिर किसी प्योर वैष्णव का हम पे कृपा मिलेगा तो उसका वो हमें रियलाइजेशन भी हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स को तो हम हटाने का काम हम एटलीस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये हमें नहीं पता है, ये सारी चीज़ें जो अभी हम करने वाले हैं इस कोर्स में, जो जीव गोस्वामी सबसे पहले ले रहे हैं, तो हम कभी दृढ़ श्रद्धा में जा ही नहीं पाएंगे, और जा ही नहीं पाएंगे, हमारे डाउट्स बने रहेंगे, तो हम कभी शुद्ध भक्ति में एंटर कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। क्योंकि श्रद्धा जो वहाँ पे डेफिनेशन है वो है शास्त्रों के कंक्लूजन्स पे भरोसा। तो वो कंक्लूजन पे भरोसा तभी होगा जब आप पे शास्त्रों पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि वो सबसे बड़े प्रमाण है करके। बात आप समझ रहे हैं मेरी? ठीक है, तो ये तो यानी कौन कौन शुद्ध भक्ति में जाना चाहते हैं बाय द वे? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए था, मैं गला थोड़ा दर्द कर, मैं ऐसे ठंडा होगा, मैं नॉर्मल गर्म पीता हूँ। अगर आप में से किसी के पास है तो दे दो, केटल है, थोड़ा सा कर दो। हाँ हाँ, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए, हमारे पास आधे घंटे है, और अगर आप चाहते हो तो मैं
तो आगे कंटिन्यू करें? हाँ, गरम और थोड़ा ना गला थोड़ा बैठ सकते, ठीक है। हाँ, सो एक बार हाथ ऊपर करो। मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलो, कुछ जीवात्मा जग गए होंगे। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं तत्व संदर्भ पे। हरि बोल, जय हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम डेफिनेशंस। क्योंकि डेफिनेशन क्लैरिटी नहीं रहती है तो हम उस शब्द को कुछ और मतलब समझ रहे होंगे, आप कुछ और मतलब समझ रहे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, हम डेफिनेशन इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जीव गोस्वामी ये मान के चल रहे हैं, आपको ये पता है, उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी हैं, तो वो हमें थोड़ी सी देनी पड़ेंगी। तो ये अन्य बुकों से कलेक्ट किया गया क्योंकि जीव गोस्वामी मान के ही चल रहे हैं। अगर आप इस लेवल का डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको ये पता ही है, पर वो हमें पता नहीं है, तो वो हम पहले से एंटर करने से हम कुछ डेफिनेशन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑल राइट, सो पॉइंट नंबर 1, ये जो भी आज हम बताएंगे ऐसा आपको रट के आना है, पता होना चाहिए। हाँ, डेफिनेशन कुछ डेफिनेशन। तो पहला है स्मृति ज्ञान। आपको ना आपको बुकलेट भी दे दी जाएगी। एक मिनट पॉज करना। तो स्मृति ज्ञान, तो पहली चीज़ हम स्मृति ज्ञान समझने वाले हैं। सो इसका डेफिनेशन ये है, आप लिख लो, मैं लिखूंगा, टाइम वेस्ट जाएगा। नॉलेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिमेम्बरेंस। सो इसका पहला पॉइंट है नॉलेज रिसीव्ड थ्रू रिमेम्बरेंस। दूसरा पॉइंट है कम्स फ्रॉम संस्कार। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद लिख लो पहले। नॉलेज रिसीव्ड थ्रू रिमेम्बरेंस। मतलब अपनी याद से, ठीक है। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप मतलब मोटा समझ लो, वर्ड पता होना चाहिए, वो याद समझ जाएंगे, ये याद कर लेना, ये याद नहीं भी करोगे चलेगा, ये पता होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या पाया? हाँ, नहीं तो देखिए, जैसे ही मैंने बोला सबको सब याद आने लग गया, उनकी प्लेट में क्या क्या कहाँ रखा हुआ था और कितना कितना पाया, कैसे था, सब याद आ गया। ये ज्ञान कैसे आया? मैंने कुछ स्टिमुलस दिया, मैंने एक्सटर्नली कुछ प्रोवोक किया, ये सब आपकी मेमोरी में पहले से था, आपके चित्त पे वो इम्प्रेशंस थे, संस्कार आपके थे, सुबह संस्कार आपके बन गए थे। तो जो है सुबह संस्कार आपके बने थे, बस हमने क्या किया, उसको आपके मन ने उसको वहाँ से रिकलेक्ट किया, ठीक है। तो आपको तुरंत नॉलेज आ गई, हाँ सुबह मैंने क्या क्या पाया था, कितना स्वीट पाया था, कितना वो सब पाया था, मैं सब याद आ गया। तो रिमेम्बरेंस से जो हमें ज्ञान मिलता है, आपको ज्ञान मिल गया, आप सुबह आपने क्या पाया था, तो रिमेम्बरेंस से जो ज्ञान मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? स्मृति ज्ञानम, ठीक है, स्मृति ज्ञान। और ये कहाँ से आ रहा है? ये पहले से संस्कार बन गया था, संस्कार बना था ना, सुबह जब पाया था तो संस्कार हम बना रहे थे, उसको जब फील कर रहे थे वो संस्कार बन रहे थे, अब हम उसको याद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए एक स्टिमुलस चाहिए होता है जो जिसकी वजह से वो ट्रिगर होता है। और छोटी छोटी सी कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें होंगी जो उस बुकलेट में मिल जाएंगी। जो मेन चीज़ें मैं वो यहाँ कवर कर रहा हूँ, मतलब जो जाननी जरूरी है। एक जो छोटी मोटी ऊपर नीचे होगा वो इतना नॉट सो नेसेसरी, वो आप बुक से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। स्मृति ज्ञान हो गया, ओके। दूसरा है अनुभव ज्ञान।
ये घड़ी बिल्कुल सही है क्या? एग्जैक्ट आगे पीछे एग्जैक्ट है? ठीक है, ओके, ठीक है, सही हो चुकी है। अनुभव ज्ञान, तो अनुभव ज्ञान का क्या मतलब है? इसका मतलब एक्सपीरियंशियल नॉलेज, या आप लिख लो एक्सपीरियंशियल नॉलेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वो नॉलेज जो संस्कार क्रिएट करती है। सो एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ठीक है, ओके। तो मतलब जैसे आप जब सुबह प्रसाद पा रहे थे, आप उसको एक्सपीरियंस करो, आपका एक संस्कार बन रहा है, तो वो जो नॉलेज है वो हमारा क्या है, हम उसको एक्सपीरियंस करें, वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। एक बार एक्सपीरियंशियल ज्ञान हमें मिल जाता है, फिर उसके बाद में उसको फिर हम याद करके स्मृति ज्ञान में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे लिए मेन चीज़ क्या है? अनुभव ज्ञान, ठीक है। एक बार अनुभव ज्ञान है, वो बाद में फिर वो स्मृति ज्ञान ही है। समझ गया की बात? तो हम केवल किस पे फोकस करेंगे? अनुभव ज्ञान पे। बट ये वर्ड कभी कभी आ सकता है, इसलिए मैंने केवल बता दिया। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, इनको थोड़ा समझना याद रखना जरूरी है। एक वर्ड है, इसका मतलब है प्रमा। प्रमा, तो प्रमा का मतलब है, लिख लो, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, प्रमा का मतलब क्या है? यथार्थ ज्ञान, मतलब नॉलेज एज इट इज। सही नॉलेज को, जो सत्य है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रमा। यथार्थ ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, एज इट इज नॉलेज, तो क्या बोलते हैं उसको? वर्ड क्या है उसके लिए? प्रमा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने रस्सी देखी, रस्सी देखने के बाद आपको आया, ओ यहाँ पे रस्सी है, तो देखने के बाद आपको क्या नॉलेज मिला? यहाँ पे रस्सी है, तो आपको ज्ञान हो गया। तो नॉलेज क्या मिली? यहाँ पे रस्सी है। तो ये एक तो अनुभव ज्ञान है, और दूसरा ये प्रमा है। तो ये प्रमा अनुभव ज्ञान हो गया। समझ में आएगी बात? समझ में आएगी? लेकिन अगर मान लीजिए रस्सी थी और मैंने देखो वो सांप, तो आपका अनुभव ज्ञान क्या मिला? कि यहाँ पे सांप है, लेकिन वो सांप वहाँ पे है नहीं। तो पर ज्ञान मुझे क्या मिला? वहाँ पे सांप है, तो लेकिन ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रमा। समझ में आएगी बात? तो यानी ज्ञान दो तरीके का होगा, अनुभव ज्ञान दो तरीके का हो सकता है, प्रमा या फिर अप्रमा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अनुभव मतलब जैसे मैंने रस्सी को देखा, अरे यहाँ पे सांप है, तो मुझे अनुभव ही हुआ है, लेकिन मुझे गलत अनुभव हो गया, तो ज्ञान जो मेरा था वो क्या हो गया? अप्रमा। और अगर सही होता है तो वो प्रमा, ठीक है। अनुभव के अंदर ही जो है नहीं? हाँ, अनुभव हो रहा है ना मुझे। अगर आपको स्मृति से करोगे, अच्छा ऐसे कुछ पुराना, तो वो स्मृति हो गया। अब तो हम स्मृति नॉर्मल ले नहीं रहे, क्योंकि हाँ ऐसे हम उसमें जाएंगे, सब जाएंगे, अभी जैसे एक ले रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछा था, मैंने बता दिया। क्या बोलिए? सॉरी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस टाइम में, कौन सा? मुझे बताइए कि ये कैसे हुआ वहाँ पे, मतलब वो वहाँ पे दूर था और वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया? हाँ, तो अनुभव आपको मिला या फिर वो स्मृति है? नहीं एक सेकंड। तो हमने जो सुना था, हमने तो वो बेसिकली वो तो हमारा जो क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं, तो हम अब स्मृति से ही ले रहे हैं उसको, स्मृति ज्ञान में वो आएगा। हमारा तो अनुभव है नहीं ना, हमने अनुभव नहीं किया वो सारी चीज़, हम तो लीला में है नहीं। आप हो तो पता नहीं था क्या, हमारे लिए सारा स्मृति ज्ञान ही है, हमने सुन के ले रहे हैं। एनीवेज, ओके ओके। अब प्रमा को गुरुजी, जैसे प्रमा को हमने यथार्थ ज्ञान बोला, तो अब प्रमा को क्या? अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, जो बोल रहे हैं बस अभी वो समझो, क्योंकि भ्रम भी आएगा, वो फिर कंफ्यूज आएगी। इसलिए मैं डेफिनेशन का मतलब समझते हैं, पहली क्लैरिटी हो जाए किस शब्द का क्या मतलब होगा, तो उसको उसी के लिए यूज़ करेंगे। वरना मैं बोलूँगा प्रमा, आप भ्रम में कहीं और चले जाएंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भ्रम आएगा, अभी आगे आएगा, तो उसको हम कहीं और यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ओके। इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन है संस्कृत में, तो वो नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप देख लेना, वो मैं दे नहीं रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। पर मतलब वो ये नॉलेज एज इट इज़, जो वस्तु जैसा है
उसको वैसे ही समझना क्या कहलाया जाता है? प्रमा। इसी को उन्होंने संस्कृत में लिख दिया है, वो जैसे पर बता ही देता हूँ आपको। तो उन्होंने संस्कृत में इसको लिख दिया, तद विधि तद प्रकारम अनुभव यथार्थ। तदवधि तद प्रकारम, तदवधि जैसा है, तद प्रकार उसी टाइप का अनुभव लेना, उसको क्या बोलते हैं? प्रमा। ठीक है, वो तुम्हें समझाने के लिए, जैसे आपको ऐसा लगे कि प्रोजी पढ़ाई नहीं करके, तो ऐसे तो नहीं इंग्लिश में है, तो वो ज़रूरत, आप जिसको इंग्लिश नहीं आती तो भाई आप यहाँ समझ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आप वो एक बार समझ के एक बार पढ़ोगे तो सब लगेगा, हाँ यार स्मृति होने लग जाएगी सारी आपका याद आएगा आपको। तो प्रमा अप्रमा, ठीक है, ओके गुड। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं इन वर्ड को यूज़ करूँगा। अब कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता चल गया ये सब, ठीक है? चलो भाई, इतना तो शार्प होना पड़ेगा अब इस कोर्स के लिए। हाँ तो अब हमारा गोल क्या है? जैसे हमने बताया था, हमारा गोल क्या था? ट्रुथ जानना है। या वी स्टार्ट विद देवदत्त वांट टू नो द ट्रुथ, यथार्थ ज्ञान, सो दैट वो लौकिक अलौकिक वर्ल्ड से जी सके। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? सो नाउ द स्ट्रैटेजी इज दिस। अब कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए ना, उस वहाँ तक पहुँचेगी। तो स्ट्रैटेजी इज दिस, नंबर 1। अब स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं कि भाई कैसे करें इस कहानी सारा, ठीक है? सो वी विल लिस्ट डाउन ऑल plausible sources of यथार्थ अनुभव ज्ञान। अगर हम एक लिस्ट बना लें सारे प्लॉजिबल का मतलब होता है, अब आ रहा हूं, संभव मतलब प्लॉजिबल सोर्सेज ऑफ यथार्थ अनुभव ज्ञान। हम लिस्ट बनाएंगे पहले कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जो कम से कम एक, प्लॉजिबल इसलिए लिखा है कि वो एक भी बार कम से कम यथार्थ अनुभव ज्ञान देते हो। हम किसी को मिस नहीं करना चाहते, ठीक है ना? क्योंकि कुछ छूटे ना, हमने बताया ना यूनिवर्सल होना चाहिए। प्लॉजिबल इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी जो सोर्स है वो यथार्थ अनुभव ज्ञान देगा, कभी कभी नहीं देगा, बट कभी दे कभी ना दे। अगर एक भी बार देता है तो उसको भी हम लिस्ट करेंगे, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? तो हम पहले ये करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इस पे उन सब के फिर कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे उनके हम फिर हायरार्की बना देंगे। हायरार्की समझते हो? मतलब कौन ऊपर कौन नीचे, कौन टॉप कौन बेस्ट, ठीक है? फिर हम हायरार्की बना देंगे। तो ये हमारा अब करने का तरीका हो गया, समझ में आ गया? तो जीव को हम ऐसे मूव करने वाले हैं। तो हम सारे पॉसिबल सोर्सेज लिस्ट डाउन कर देंगे, ठीक है? और फिर कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उनको करेंगे, फिर सारे झंझट खत्म। कभी भी हमें किसी नॉलेज पे कुछ हो तो हम देंगे सोर्स क्या है। अच्छा, 2 सोर्स से अगर सेम नॉलेज आ रही है तो हम देंगे उन दोनों सोर्स में से बेस्ट सोर्स कौन सा, उसको मानेंगे, कहानी खत्म, बात कर। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है? तो जीव गोस्वामी इसको अब लिस्ट डाउन करते हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 9 से, ठीक है? तो 9 में उन्होंने ये लिस्ट किया है, ठीक है? तो अब हम वहाँ पे थोड़ा सा एंटर करें। तो चलो भाई, क्या क्या सोर्स हैं, याद रखना, ऑल पॉसिबल सोर्सेज जो हो सकते हैं सब लिखेंगे, ठीक है? हमारे पास 15 मिनट है, इसी में ख़त्म करना है हमें। सबको समझ में आ रहा है? आर यू ऑल विद मी? रिवॉल्व, गुड। सो पहला, आपने क्या क्या सुना है? कितने लोगों ने डिवाइस किया है? गुड। कितने लोगों ने डिवाइस दिया है? गुड। कितने लोग डिवाइस के ट्रेनर हैं? एक्सपर्ट है, मतलब दे दे के मतलब पी चुके हैं डिवाइस को। हैं कई लोग हैं, वो थोड़ा ह्यूमिलिटी आ रही है यहाँ पे, ठीक है? ओके, ह्यूमिलिटी, ठीक है? तो ठीक है, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कोई बात नहीं, छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई आपकी होंगी जब आप एक कोर्स करोगे, उस जो भी हम, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार हम तो कुछ भी दे रहे थे मतलब। और उस बेचारे को भी नहीं पता था, वो भी कुछ भी ले रहा था। तो आएगा,
जब हम शब्द प्रमाण पे आएंगे स्पेशली तब आपको पता होगा हम क्या कर रहे थे बच्चों के साथ. एनीवे लेट्स कम टू दिस. सो व्हाट इज द तो ओके व्हाट इज द फर्स्ट थिंग DYS. व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज? प्रत्यक्ष प्रमाण. और अभी तो वैसे समय नहीं मिलेगा, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहे हैं हमें उसका मतलब भी नहीं पता है. मेरा गोल ये नहीं है कि मैंने दिखाना, बट मतलब कि कितना अंडरस्टैंडिंग है और हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था. पॉइंट ये मतलब ऐसे नहीं कि वो पॉइंट नहीं है, अब समझ रहे मतलब उस सेंस में नहीं बोलूँगा देखो तुम्हें कुछ नहीं पता, वो पॉइंट नहीं है, बट हमें ये सब पता नहीं था, हम मतलब कुछ भी कर रहे थे. ठीक है, पर मैं हाँ अनुच्छेद जैसे वर्ष होते हैं ना, जैसे गीता में वर्ष है तो तत्व संदर्भ में उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद लिखे हैं, पैराग्राफ टाइप लिखे हैं. तो ये अनुच्छेद नंबर 9 में है. ठीक है, वो लिस्ट नहीं करते बट वो कहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि वो 10 सोर्सेज हैं तो उसमें से आपको जो 3 मेन है और उसमें से ये तो बेस्ट है, तो वो एज्यूम करके इस तरीके से चलता है. फिर उसमें कमेंट्री में वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, बट ऐसे. तो प्रत्यक्ष, मैं प्रमाण नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, उसका क्या रीज़न है वो मैं अभी बताऊँगा. दूसरा अनुमान. तो प्रत्यक्ष को हम क्या लिख सकते हैं? सेंस परसेप्शन इंग्लिश में. अनुमान को क्या लिख सकते हैं? नहीं, अनुमान का जो सही वर्ड होना चाहिए इन्फेरेंस एक्चुअली होता है. इन्फेरेंस, अजम्पशन नहीं होता. इट्स नॉट अजम्पशन, इट्स इन्फेरेंस. मैं बताऊंगा क्या है, अब टेंशन मत लो, अभी थोड़ा लिख लेते हैं पहले. थर्ड क्या है? शब्द. शब्द को बेसिकली इसका रिवील्ड साउंड. फोर्थ क्या है? हाँ, ये नहीं होता, होता है. तो फोर्थ है उपमान. इसी है कंपैरिजन. उपमान कंपैरिजन. ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, और फिर आता है जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष, उपमान, फिर एतिह. स्पेलिंग गलत ना हो बस मैं इसलिए देख लेता हूँ. एतिह प्रमाण. सो एतिह प्रमाण बेसिकली इज फ्रॉम ट्रेडिशन. एतिह. और छठा हो जाएगा, ए है, मेरी स्पेलिंग थोड़ी ऐसी है, AITIHYA. वो बुकलेट वैसे आपको मिल जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. फिर है संभवा. संभवा मतलब इंक्लूजन. ठीक है. सातवां क्या है? अनुपलब्धि. आठवां क्या है? चेष्टा. नौवां क्या है? कौन सा रहेगा? उपमान, अर्थापत्ति. एक है आर्ष, और 10वां है अर्थापत्ति. ठीक है, आर्ष. तो मैं आ रहा हूँ अब. चेष्टा इज, इसको अगर हम लिखें, चेष्टा इज जेस्चर. आर्ष इज, आर्ष प्रमाण इज बेसिकली वर्ड्स ऑफ सेंट. सो ठीक है ना, सेंट. और ये अर्थापत्ति को बेसिकली टेक्निकली हम लिखते हैं प्रिजम्पशन. और अनुपलब्धि क्या हो गया? अनुपलब्धि इज बेसिकली कॉग्निशन ऑफ एब्सेंस. कॉग्निशन, ये बुक में नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ. एब्सेंस. तो ये जो मैंने इंग्लिश वर्ड दिए हैं बुक में नहीं है. ठीक है, एनीवेज, तो ये आप लिख लेना, बोर्ड पे रहेगा. सो बुक मिल जाएगा. मेन चीज़ प्रत्यक्ष सबको पता है. ठीक है, प्रत्यक्ष, हरि बोल, सब है, सब लिख लिया.
सो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान एति है संभव अनुपलब्धि चेष्टा आर्ष अर्थापत्ति। जीव गोस्वामी अब ये बताएंगे कि कोई भी, अच्छा मैं एक बार बताता हूँ कौन सा क्या है, एक मोटा आइडिया लेने के लिए। जस्ट प्रत्यक्ष का क्या मतलब है आप सब जानते हैं, ठीक है, सब जानते हैं। अनुमान का मतलब आप सब जानते हैं, अनुमान। शब्द मतलब सब जानते हैं। वो हम डिटेल में तो जाएंगे, बट एक मोटा मोटा अभी तो आइडिया पता है ना, मैं उस सेंस में अभी डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। तो उपमान का मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तो जैसे मान लीजिए आपने कभी जैसे आपने गाय देखी है, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि ना नील गाय को लेके आओ, तो आप कहेंगे नील गाय तो पता नहीं, तो कहेंगे वो गाय की तरह दिखती है बट उसका ये नहीं होता। गाय कैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं समझ गए ना आप, हाँ जी जी जो चीज़ होता है, ठीक है। तो अब वो क्या कहेगा, उसने देखा नहीं कभी गाय, नील गाय तो वो जाएगा उसको फिर दिखाई दिया, अरे ये गाय की तरह दिख रही है, ओ इसका ये नहीं है, ये ही नील गाय। तो उसको ज्ञान मिल गया ये नील गाय है। तो उसने क्या प्रोसेस यूज़ किया, उपमान, कंपैरिजन। उसको पता नहीं था बट नॉलेज उसको मिल गया। एक एग्जाम्पल के बता रहे हैं, एति है मतलब ट्रेडिशन से चला आता है ट्रेडिशन से चला आता है ना, कि जैसे भैया इस पेड़ के नीचे, आप समझ गए ना, तो नोबडी नोज वो कहाँ से। एति का मतलब मेन चीज़ है कि हमें पता नहीं उसका सोर्स क्या है, बट वो चला आ रहा है ज्ञान। जैसे मान लीजिए कोट्स भी होते हैं ना, कोट्स बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं, लिखा होता है अननोन। आपने देखा है, बहुत अच्छा कोट होगा, नीचे लिखा होता है अननोन, पता नहीं किसने लिखा, बट जो भी अच्छा है, बट तो वो चला आ रहा है ट्रेडिशन में। तो वहाँ से पर ज्ञान तो मिलता है, ज्ञान मिलता है नहीं मिलता है, ज्ञान मिलता है, अरे वाह क्या मज़ा आ गया, बट कोई ऑथर नहीं पता बट ज्ञान मिल गया। तो आप मतलब ये देखिए जीव गोस्वामी किसी भी सोर्स को छोड़ नहीं रहे, मतलब जो आप संभव हो सकता है। फिर संभव मतलब कि जैसे मान लीजिए तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये, तो हमें भी ये ज्ञान ले सकते हैं कि मेरे पास 10 रुपये भी हैं, ऐसे। और अनुपलब्धि का मतलब, अनुपलब्धि जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये तुलसी महारानी का टेबल है, ठीक है, मुझे तुलसी महारानी दिख रही है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुलसी महारानी यहाँ पे नहीं है, मुझे ज्ञान मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि जो चीज़ मुझे दिख ही नहीं रही, मैं तुलसी महारानी को देख पा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ अपने प्रत्यक्ष से कि तुलसी महारानी है। तो जब यहाँ मुझे तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं रहा, मैं कैसे क्लेम कर रहा हूँ कि तुलसी महारानी यहाँ नहीं है। अब मतलब जो चीज़ नहीं है मैं उसको कैसे मैं उसके बारे में नॉलेज कैसे क्लेम कर सकता हूँ। अब बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा वैसे हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल, मतलब जो चीज़ है मैं उसको देख के मैं उसके बारे में कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ, पर जो चीज़ नहीं है मैं उसके बारे में मुझे पता है कि वो यहाँ नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि, मतलब कॉग्निशन हो रहा है जो चीज़ नहीं है। जो चीज़ नहीं है मैं उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, पर जो चीज़ नहीं है मैं उसको एक्सपीरियंस कैसे कर सकता हूँ, बट यहाँ पे वो हो रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं। तो मतलब डायरेक्ट परसेप्शन नहीं होने के कारण मुझे नॉलेज मिल रहा है कि वो यहाँ नहीं है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, अनुपलब्धि। तो ये भी एक सोर्स है, ये कभी कभी यूज़ होता है। चेष्टा, चेष्टा का मतलब जैसे मान लीजिए तो इनको ज्ञान मिल गया, मैं इनको बुला रहा हूँ, इट्स लाइक अ चेष्टा, सो इट्स अ जेस्चर ओनली, बट ज्ञान मिल जाता है। तो ऐसा मान लीजिए बड़े कोई आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, इंटरव्यू के लिए गया अंदर, मेरा फ्रेंड है, और हम कह रहे हैं भाई जाना चाहिए, और वो बहुत दूर खड़े हैं, तो वो अब आप एकदम एक्साइटेड, क्या हुआ क्या, वो बाहर आता है, उससे कहता है, सो इट्स लाइक एंड यस ब्रो यू डन इट, सो वी अंडरस्टूड, ज्ञान रिवील हो गया। कैसे, चेष्टा से, जेस्चर। तो मतलब आप देखो जीव गोस्वामी कैसे कैसे वो कुछ छोड़ रहे नहीं। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट हो जाते हैं, हम सब रुक जाते हैं, तो ज्ञान रिवील हो गया कि अब रुकना है, कैसे, जेस्चर से हुआ है। आर्ष, आर्ष मतलब साधु संतों ने कुछ बोला है तो, और अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का कुछ एक एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं। आर्ष मतलब जैसे साधुओं ने कुछ वाक्य, साधुओं के कुछ वाक्य होते हैं, तो जैसे मान लीजिए होता ही है, यहाँ भी होता है कि अगर आप अच्छे से जपा करेंगे तो आपके अनर्थ कम होंगे। तो बेसिकली ये ज्ञान हमें कैसे मिल रहा है, साधु जो हमें बोल रहे हैं उनकी बातों पे हम भरोसा कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो अभी तो कोई है नहीं टेस्ट का पैरामीटर, बट वी गेट नॉलेज, ठीक है, साधुओं से। अर्थापत्ति क्या है, अर्थापत्ति कुछ ऐसे है, तो जैसे मान लीजिए मतलब दो चीज़ें हैं और दोनों सही हैं और दोनों एक साथ हो नहीं सकते, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो फिर दोनों को मिलाने के लिए कुछ
करना पड़ेगा, तो वो जो किया जाता है उससे जो ज्ञान प्रोड्यूस होगा वो अर्थापत्ति है। तो जैसे एग्जाम्पल, ये आपने कॉमन एग्जाम्पल सुना होगा कि देवदत्त को किसी ने दिन में खाते हुए नहीं देखा, और दूसरा देवदत्त मोटा होता जा रहा है। तो दोनों चीज़ हो नहीं सकती, वो खा नहीं रहा, किसी ने उसको खाते हुए नहीं देखा और वो मोटा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देवदत्त रात में दबा रहा है चीज़ों को। तो रात में वो क्या क्या दबा रहा है वो किसी ने देखा नहीं है, बट अर्थापत्ति यूज होकर हमें क्लियर होगा कि भाई मोटा हो रहा है और खा भी नहीं रहा, पूरे दिन भर हमें दिख नहीं रहा, तो भैया यही कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो ये हम बहुत यूज़ करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जीव गोस्वामी ने जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं सब लिस्ट डाउन कर दिए। आप मुझे कोई नॉलेज का तरीका बताओ, मैं ये बताऊंगा कि वो इसी में लाई कर रहा है। जैसे आप कुछ सोचेंगे वो सब इसी में लाई करे। इससे बाहर पूरे यूनिवर्स में एटलीस्ट ह्यूमंस के पास कोई और अनुभव ज्ञान लेने का तरीका नहीं है। साइंटिस्ट कहाँ लाई करते हैं? साइंटिस्ट यहाँ लाई करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ज़्यादातर इसमें लाई करते हैं, या फिर वो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करते हैं। वो साइंटिस्ट केवल और केवल इस डोमेन में रहते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, हम कहाँ लाई कर रहे हैं? हम ज़्यादातर यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, और हम यहाँ पे भी रहते हैं, शब्द पे आते हैं। और या फिर हम ट्रेडिशन से जो नॉलेज आ रही है हम इस पे भी रहते हैं, हम इस पे भी रहते हैं, हम चेष्टा हमारे जीवन में होता ही है ये सब। और अनुपलब्धि भी बहुत जगह यूज़ होता है। अर्थापत्ति भी हम दिन में 1000 बार यूज़ कर रहे होते हैं। संभव भी हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, कौन पूछे? मरीची मिराज, अच्छा ओके। हाँ, तो ठीक है। मैं डर गया, मैं मरीची सॉरी मैं सोचा वो कोई कैरेक्टर है। ओके, तो वो जो है वो प्रत्यक्ष में ही आएगा। प्रत्यक्ष में भी चीज़ें आएंगी कुछ और डिटेल भी होगी इसकी, तो वो उसमें लाई करेगा। और बताओ, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहेगा बेसिकली। हाँ होगा। हाँ हो सकता है। हाँ ठीक है, अभी एक पॉइंट बता के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस मैं ये बता दूँ। सब सुन रहे हैं? एक लास्ट पॉइंट है। तो मैंने आज क्या किया है, मैं आपको आज 10 प्रमाणों तक लेके आ गया हूँ। प्रोजी प्लीज़ एक सेकेंड। हाँ, तो अब हमारा गोल क्या होगा? अब लेटर क्लासेस में हम एक को पकड़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप खुद ही हायरार्की बन जाएगी। अब हमें समझ में आ जाएगा किसको अब हमें फॉलो करना है, क्या कहानी है। और जो मैंने क्वेश्चन रेस करे थे वो सारे भी हम बीच में उनके एप्लीकेशन की तरह सब लेते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। वो ये मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, वो इससे बुक में शायद डिस्कशन नहीं है, बट वो हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब हमारे खुद के लिए, तो वो हम सब डिस्कशन करेंगे। बट एक पॉइंट मैं बस डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ क्या हम एक चीज़ फिर। तो अभी फ्लो ऐसे रहेगा। जीव गोस्वामी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से सबके बाद हम इस्टेब्लिश करेंगे कि सबसे टॉप है शब्द। ये इस्टेब्लिश करेंगे, ज़बरदस्ती वाला नहीं है, प्रॉपर इस्टेब्लिश करेंगे प्रॉपर। तो वो बहुत वहाँ चर्निंग होगी वो, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ थिंग, तो वहाँ होगा। तो वो शब्द को कर देंगे। फिर ये सवाल आएगा, मैं पूरा स्टोरी बता रहा हूँ पूरी जर्नी का। फिर ये सवाल आएगा, अच्छा शब्द ठीक है, बट शब्द में भी प्रॉब्लम्स हैं, और शब्द में भी 4 प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो डिफेक्ट हम वहाँ देते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, वो शब्द के अंदर भी आएगा। बल्कि शब्द तो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी ज़्यादा गड़बड़ भी हो सकता है। तो ये समस्या आ जाएगी, जो हम बोलते रहते हैं शब्द मतलब शब्द नो, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर वहाँ से जीव गोस्वामी एक कंसेप्ट लेके आएंगे नॉन डिफेक्टिव शब्द का, कि एक ऐसा शब्द है जो नॉन डिफेक्टिव है, जो सारे 4 इन चीज़ों से परे है, वो शब्द। और वो ये इस्टेब्लिश करेंगे कि नॉन डिफेक्टिव शब्द है किंग। शब्द नॉर्मल शब्द नहीं, नॉन डिफेक्टिव शब्द स्टैब्लिश कर देंगे। फिर क्वेश्चन आएगा, भाई अब ये है कौन, क्या है ये? तो फिर जीव गोस्वामी उसमें जाएंगे और वो प्रूव करेंगे कि ये है वेद। और ऐसे नहीं कि वेद बोल दिया उन्होंने, बोल दिया नहीं, वो प्रूव करेंगे। फिर वेद, फिर जीव गोस्वामी क्वेश्चन रेज करेंगे, बट वेद है कहाँ? वेद तो है नहीं, वेद को समझना मुश्किल है, और जो समझते हैं वो अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, तो क्या करें? तो फिर वो कहेंगे ठीक है, हमारे जो इतिहास हैं और पुराण है वो प्रूव करेंगे कि वो भी वेद है। वो उसको 5th वेदा की तरह प्रूव करेंगे, और सारे शास्त्रों से, मतलब वो अच्छे से करेंगे।
तो सारे डाउट चले जाएंगे। स्मृति श्रुति, ये तो श्रुति स्मृति वो सब वहाँ हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो पुराण उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए। फिर वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगा कि भाई अब तो बड़ी समस्या है, ठीक है, पुराण आपने स्टैब्लिश कर दिया, बट पुराण तो इतने सारे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कोई कह रहा है देवी, कोई कह रहा है शिव जी, कोई कुछ कह रहा है, तो फिर समस्या आ गई। तो फिर उसमें वो कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे, कहेंगे नहीं भाई ये वाले शास्त्र होंगे, मानेंगे, मतलब इसको ये प्रायोरिटी पे रहेंगे। फिर उसमें भी वो कहेंगे नहीं, केवल एक पे जाएंगे, और वो होगा क्या, श्रीमद् भागवतम। और फिर इसके बाद वो आगे जाके जो परमात्मा संदर्भ लिखेंगे, भक्ति संदर्भ लिखेंगे, प्रीति संदर्भ लिखेंगे, उनको कुछ भी प्रूव करना होगा, वो कहेंगे श्रीमद् भागवतम का ये नंबर वर्स, हैंस प्रूव्ड, कहानी खत्म, क्योंकि इट्स डन। नो, वो बार बार उस चीज़ को लेके नहीं आएंगे। तो जीव गोस्वामी बड़े स्ट्रेटजी से चलेंगे, वो पहले प्रूव करेंगे जो अल्टीमेट सोर्स है नॉलेज का, जो वेद है, साक्षात वेद है, वो है श्रीमद् भागवतम। और आगे जाके वो जो भी कुछ करने वाले हैं वो बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, वो कह देंगे यहाँ देखो श्रीमद् भागवतम यहाँ लेके आए, मेरा पॉइंट प्रूव्ड हो गया, कहानी खत्म। और किसी को डिस्कशन करना वो पहले यहाँ पे हो चुका है, वो बार बार। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी जो जीव गोस्वामी लेके बेसिकली चलेंगे। और तो ये हम बेसिकली करने वाले हैं। मैं बस एक आप लोग 2 मिनट दे सकते हैं कि हम एक जस्ट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने देखा, मैंने प्रमाण वर्ड यूज़ नहीं किया, ठीक है, क्यों, उसका एक कारण है। तो जैसे कभी कभी हम बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे रस्सी थी और मैंने कहा ओह सांप, तो ये ज्ञान कैसे मिला है मुझे, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, अनुभव है, क्या है, हाँ, अनुमान। एक कितने लोग बोल रहे हैं शब्द है, चलो ठीक, कोई नहीं बोल रहे। कितने लोग बोल रहे हैं अनुमान है, मेरे को रस्सी देखे, मतलब रस्सी को मैंने सांप, ओह सांप है, तो कितने लोग बोल रहे हैं ये अनुमान है। हाथ खड़ा, अच्छे से हाथ खड़ा करो, ओके, हैंड्स डाउन, गुड। कितने लोग बोल रहे हैं प्रत्यक्ष है, हैंड्स डाउन। और कितने लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं क्या है ये, ठीक है। तो ये है तो प्रत्यक्ष भाई, प्रत्यक्ष की मैं डिटेल में जाऊंगा, अभी जस्ट समझ लो, मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, मैं डिटेल में जा रहा हूँ, प्रत्यक्ष नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष आ गया, मैंने सेंसेस से देखा है ना, इट्स लाइक सेंस, प्रत्यक्ष क्या होता है, सेंस से देखा, ओह बट क्या हुआ, वो ज्ञान गलत निकल गया, वो अप्रमा हो गया। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष कभी प्रमा दे सकता है, कभी अप्रमा दे सकता है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है। हाँ, कभी हम ऐसे वर्ड यूज़ करें प्रत्यक्ष प्रमाण गलत होता है, किन लोगों ने ऐसे वर्ड यूज़ किया प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है या प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक नहीं होता है। हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, प्रत्यक्ष प्रमाण से इतना ठीक नहीं होता है या ठीक नहीं, गलत है, एक्चुअली टेक्निकली गलत है। तो मैं ये बता रहा था, हम उनको क्या बता रहे हैं वो एक्चुअली हमें भी क्लैरिटी नहीं है। प्रमाण वर्ड का मतलब है जो जब सही नॉलेज प्रोड्यूस होती है, द सोर्स ऑफ प्रमा इज प्रमाण, द सोर्स ऑफ प्रमा इज प्रमाण। प्रमा है राइट नॉलेज, राइट नॉलेज के सोर्स को हम क्या कहेंगे, प्रमाण। तो आप राइट नॉलेज के सोर्स को प्रमाण कह रहे हैं, तो अगर मैं कहता हूं प्रत्यक्ष प्रमाण, इसका मतलब जो मुझे नॉलेज मिली वो बिल्कुल सही है। हम ये नहीं बोल सकता प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो गया। पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अगर जब मैंने उस रस्सी को सांप देखा तो मैं ये गलत है नॉलेज, ये तो सबको पता है, तो मैं ये बोलूँगा मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है, यहाँ पे सांप है, ये क्या है, मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान, और ये प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, गलत है। लेकिन अगर रस्सी होती हो, मैंने कहा अरे यहाँ पे रस्सी है, तो ये यहाँ पे रस्सी है, ये क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञान ही है, और ये ज्ञान यहाँ पे क्या है, प्रमा। तो इस बार मैं बोलूँगा ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। जब वो राइट नॉलेज देगा तब में वो प्रमाण है, अदरवाइज वो प्रमाण नहीं है, ओनली प्रत्यक्ष। सो प्रत्यक्ष इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, लेकिन जब वो सोर्स सही नॉलेज देगा तब वो प्रमाण की तरह काम कर रहा है। बात समझो, हम ही नहीं हम ये प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो गया, टेक्निकली गलत है, क्योंकि प्रमाण इज अ राइट नॉलेज, तो वो गलत नहीं हो सेंस में। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ये किस किस को समझ में आ गया है? हाँ, प्रमाण वर्ड यूज नहीं कर सकते। आप बोलेंगे प्रत्यक्ष गलत हो गया, या फिर और सही बोले प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान गलत हो गया, या फिर ये बोले प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान अप्रमा क्रिएट किया।
ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बोलते प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे गलत हो जाएगा? प्रमाण मीन जो प्रमा जो प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रमा तो प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो सही नॉलेज है, मैं उसको गलत कैसे कह सकता हूँ? तो ये क्लैरिटी हम रखेंगे। और ये एक्चुअली बुक में गलती से इस तरीके से हो गया, तो वो हर जगह उन्होंने प्रमाण वर्ड यूज़ कर दिया। तो फिर बोलेंगे कि कभी प्रत्यक्ष प्रमाण सही नॉलेज देगा, कभी प्रत्यक्ष प्रमाण गलत देगा, फिर ये तो डेफिनेशन के अगेंस्ट चला जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे प्रत्यक्ष कभी सही दे सकता है, प्रत्यक्ष कभी गलत दे सकता है। जब प्रत्यक्ष प्रमा क्रिएट करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण। और अप्रमा क्रिएट करेगा हम उसको केवल प्रत्यक्ष ज्ञान रखेंगे और कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा क्या है? गलत है। ठीक है। सो विद दिस आई स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट 10 वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।